हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं अक्षय कुमार भारती फिजिक्स फॉर ऑल ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बच्चों इस वीडियो में जेईई एडवांस 2021 जो 3 अक्टूबर को हुआ था उसके फिजिक्स के पेपर का जो है डिस्कशन करने वाले हैं और उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम पहले बात कर लेते हैं बच्चों की जो पेपर 1 था हमारा। एक्चुअली हमारा जेईई एडवांस का जो पेपर आप जानते हैं दो पार्ट में होता है, पेपर 1 और पेपर 2। तो इस वीडियो में हम पेपर 1 का डिस्कशन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम पेपर 1 की जो एक शॉर्ट एनालिसिस है पहले उसे देख लेते हैं, इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पेपर 1 का जो शॉर्ट एनालिसिस वो क्या है, पेपर 1 इसमें मेरे हाथ में है और हम बात करेंगे बेटा पेपर 1 जो था हमारा वो 4 सेक्शन में था। सेक्शन 1 जो था वो था सिंगल करेक्ट, सेक्शन 2 में पैराग्राफ और उसके साथ आए थे इंटीजर, सेक्शन 3 में मल्टीपल क्वेश्चन थे और सेक्शन 4 में थे हमारे इंटीजर क्वेश्चंस। इनके मार्किंग स्कीम और नंबर ऑफ क्वेश्चन को देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम थी सिंगल क्रेडिट की +3 -1 और 4 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पैराग्राफ की बात करें इंटीजर में तो जो थे जो पैराग्राफ थे वो थे इंटीजर फॉर्मेट में और मार्किंग स्कीम थी +2, 0 और हर पैराग्राफ में बात करें तो एक्चुअली 2 क्वेश्चन थे और ऐसे हमारे 3 पैराग्राफ आए थे। और मल्टीपल क्रेडिट की बात करें तो +4 और -2 और पार्शियल मार्किंग थी और हमारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे वो थे 6। अगर बात हम करें सेक्शन 4 में तो इंटीजर में थे तो एक्चुअली हमारी मार्किंग थी +4, 0 और नंबर ऑफ क्वेश्चन थे हमारे 3। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हमारे थे इस पेपर में होते 19 क्वेश्चन। तो और पेपर के बारे में बेटा बात करूं तो पेपर जो था एक्चुअली दैट वाज फ्रॉम इजी टू एक्चुअली मॉडरेट साइड। पेपर वाज वेरी सिंपल और एडवांस के लेवल पे तो एक्चुअली पेपर बिल्कुल भी नहीं था, बट उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट चीज़ है जिन्होंने क्या है जेईई 2021 में जेईई एडवांस पेपर दिया है। बहुत ही सिंपल पेपर था एक्चुअली फिजिक्स का और ये इजी टू मॉडरेट साइड में था। तो हम बच्चों बढ़ते हैं आगे और पूरे पेपर को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को और देखते हैं कि हमारा पेपर के हर क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन था। तो स्टूडेंट्स अब हम बढ़ते हैं अपने जेईई एडवांस 2021 के पेपर फिजिक्स के पेपर 1 के डिस्कशन की तरफ और हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको इस समय क्या स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें पढ़ लेता हूँ क्या बोल रहा है। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर। ओके, द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 सेंटीमीटर एंड द 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ओके, फाइनल से क्या बोल रहा है कि जो 1 मेन स्केल डिवीजन है तो 1 मेन इक्वेशन 1 है ना, 1 मेन स्केल डिवीजन जो है अपना कितना है वो है 0.1 सेंटीमीटर के बराबर वर्नियर कैलिपर में और जो है 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल जो है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। 10 VSD इज इक्वल टू क्या हमारा 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर है। प्लीज नोट the figure below on the left shows the reading of this caliper with no gaps between its two jaws. The figure on the right shows the reading with the solid sphere head between two jaws. The correct diameter of the sphere. अगर आप क्या करते हैं डायग्राम में देखोगे तो जो पहला वाला डायग्राम है उसमें जो मेन स्केल है, मेन स्केल जो है जो वर्नियर स्केल का 0 है मेन स्केल से क्या लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब इसमें एक नेगेटिव 0 रह रहा है तो हमें नेगेटिव 0 निकालना पड़ेगा। और तो उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारा राइट वाला पार्ट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा उसमें अगर बात करें तो हमें रीडिंग दिख रही है 3.1 के आगे। तो ये बहुत ही आसान है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर इसके लीस्ट काउंट के बारे में। तो लीस्ट काउंट क्या होगा देखिए, ये हमारा 1 मेन स्केल डिवीजन है तो जो लीस्ट काउंट आएगा कितना आएगा लिखा है उससे पहले 1 VSD कितना आएगा वो आएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन। तो लीस्ट काउंट कितना आएगा इस केस में, यह जाएगा व्हाट यू कॉल 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD हमारा कितना है 1 MSD लिखा हुआ है, यह आएगा -9/10 MSD तो कितना आ गया 1/10 मेन स्केल डिवीजन और 1 मेन स्केल कितना है हमारा 0.1 सेंटीमीटर है तो कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारा लीस्ट काउंट है। तो अगर आप देखो ये तो बात होगी लीस्ट काउंट की। अगर आप लेफ्ट वाला डायग्राम देखोगे पहला डायग्राम तो उसमें दिखा रहा है कि जो वर्नियर स्केल उसका जो 0 है वो मेन स्केल से पीछे की तरफ है। इसका मतलब कहानी क्या है, इसका मतलब ये है इसमें एक नेगेटिव 0 एरर है और नेगेटिव 0 एरर कितनी है देखते हैं वाला। तो इसमें कौन सा जो है कौन सा नंबर मैच कर रहा है 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर मैच कर रहा है। तो नेगेटिव 0 एरर की बात करें तो कितना है देखो, अगर नेगेटिव 0 एरर हो तो टोटल स्केल में से जो मैच कर रहा होता है उससे करते हैं सब्ट्रैक्ट। टोटल कितने हैं स्केल 10 डिवीजन है वर्नियर स्केल पे, मैच कौन सा कर रहा है
6 वाला, तो क्या आएगा 10 माइनस 6 इंटू लीस्ट काउंट, तो कितना होगा 4 इंटू कितना आ गया लीस्ट काउंट कितना हमारा 0.01, कितना आ गया 0.04 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये, दूसरा क्या है, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि अगर देखा जाए आप देखोगे इस केस में तो आप पीछे से काउंटिंग शुरू करो, 10 से अगर रिवर्स से काउंटिंग शुरू करते हो तो क्या आएगा 9 8 7 5 4 6, तो ये कौन सा आएगा पीछे से काउंटिंग करो कौन सा आएगा फोर्थ वाला, तो इससे कर सकते हैं 4 इनटू लीस्ट काउंट, ये तो होगी नेगेटिव जीरो एरर। और अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में। रीडिंग देखो क्या है 3.1 के आगे 3.1 के आगे क्या है 1 इसका 0 है, तो छोटा सा जो गैप आ रहा है वो हमें गैप करना है मेजर, तो इसके लिए बात करते हैं देखो कौन सा मैच कर रहा है, वर्नियर स्केल का जो पहला वाला स्केल है वो मेन स्केल से मैच कर रहा है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इसके अंदर बात करें तो वर्नियर स्केल का जो 1 है, वर्नियर स्केल का 1 है वो मेन स्केल से कर रहा है कौन साइड, तो अगर मैं लिखूंगा मेन स्केल रीडिंग, तो जो रीडिंग क्या आएगी रीडिंग लिखता हूं यहाँ पर, मेन स्केल कितनी है अपनी 3.1 के आगे, तो 3.1 हो गया प्लस सेंटीमीटर में चल रहा है कौन सी बात है 3.1 प्लस, इसके बाद अगर देखा जाए इसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, इसके बाद कौन सा मैच कर रहा है फर्स्ट वाला, तो 1 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितना है अपना 0.01 सेंटीमीटर प्लस, अब ये नेगेटिव जीरो है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, तो प्लस कितना आएगा 0.04 सेंटीमीटर, कितना आ गया इसके इसमें 3.1 सेंटीमीटर प्लस कितना आ गया 0.05 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारा 3.15 सेंटीमीटर, दिस इज द शेड ऑफ द स्पेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन क्या बनेगा हमारे स्पेस में कैलकाटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बेसिक क्लास क्वेश्चन है। पहले हमने लीस्ट काउंट फाइंड किया, लीस्ट काउंट फाइंड करने के बाद चेक किया नेगेटिव जीरो एरर और उसके बाद सिंपली जैसे हम रीडिंग लेते हैं वैसे ही सिंपल रीडिंग ली। तो ये पहले क्वेश्चन हमारा आंसर दिया बच्चों सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है दैट बिलोंग्स फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ लेता हूं क्या बोल रहा है। an ideal gas undergoes a 4-step cyclic process as shown in the PV diagram. It is given to us, ये हमें PV diagram में रखा है और इस प्रोसेस के थ्रू ये आइडियल जो गैस अपनी वो साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो कर रही है। During this cycle the heat is absorbed by the gas. During this cycle the heat is absorbed by the gas in which process, ठीक है। हमसे बोल रहा है इसमें से किस प्रोसेस में क्या है जो है वो गैस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। देखिए तो अगर बात की जाए इस केस में तो डेल्टा क्यू कितना होना चाहिए, डेल्टा क्यू इज व्हाट हीट गिवन टू द गैस। अगर सिस्टम हमारा क्या है गैस है तो डेल्टा क्यू शुड बी व्हाट पॉजिटिव होना चाहिए इस केस में। देखिए कहां क्या बनेगी, तो अलग तरह का प्रोसेस है हमारा बना प्रोसेस 1 2 3 4। इसमें से इन प्रोसेस में 1 में 2 में 3 में 4 में किसमें गैस ने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या बनेगा डेल्टा W प्लस डेल्टा U है ना। देखिए प्रोसेस वन की बात करते हैं तो वर्क में क्या आएगा इस वाले पार्ट का एरिया अंदर तक का, ये वाले पूरे पार्ट का, तो ये तो हमारा क्या है पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। और अगर बात करें यहां पर तो डेल्टा U कितना होगा NCV डेल्टा T। तो अगर बात करें यहाँ पे तो जो आएगा हमारा डेल्टा T तो टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो डेल्टा U पॉजिटिव और घट रहा होगा तो नेगेटिव। देखिए यहाँ पर कितना प्रेशर है, यहाँ पर कैसे प्रेशर है P है, यहाँ पे वॉल्यूम V है, प्रेशर यहाँ पे सेम है और वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ गया तो P1 PV इक्वल टू nRT से अगर बात करें PV इक्वल टू nRT से तो P into V का जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रोसेस 1 के दौरान टेम्परेचर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, तब डेल्टा U इसका कैसा होगा पॉजिटिव। प्रोसेस 1 में अगर बात करें फॉर प्रोसेस 1 डेल्टा Q क्या है हमारा फॉर 1 डेल्टा Q इज पॉजिटिव, मतलब सिस्टम को हीट दी गई है तो गैस ने हीट को करके एब्सॉर्ब किया है तो 1 इज करेक्ट। प्रोसेस 2 की बात करते हैं। प्रोसेस 2 के लिए देखें फॉर 1 था, फॉर 1 ये कहानी थी, फॉर 2 अगर बात करें यहां लिखता हूं फॉर 2 डेल्टा Q इक्वल टू कितना आएगा भाई डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा W तो यहाँ पे बटन में गैस कितना है 0 बिकॉज़ आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये तो नंबर हो गया 0। और बात करें अगर डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में चेंज तो यहाँ पे बात करें तो NCV डेल्टा T आता है, सबसे बड़ा है घट रहा है, चेक करते हैं।
प्रेशर P ये रहा, वॉल्यूम ये PV into V यहाँ पर है। यहाँ पर क्या देखिए वॉल्यूम से प्रेशर घट गया, मतलब टेम्परेचर घट रहा है। तो इस वाले पार्ट के लिए डेल्टा U क्या होगा, नेगेटिव, मतलब यहाँ पर हीट गिवन क्या है, डेल्टा Q नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे क्या है सिस्टम ने हीट को क्या किया, रिलीज किया है, गैस ने हीट को रिलीज किया है। तो 2 वाले में गैस ने रिलीज किया है। थर्ड में बात करते हैं, थर्ड में बात करें डेल्टा Q इक्वल टू बनेगा डेल्टा Q डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा W तो नेगेटिव है और डेल्टा U क्या होगा देखिए P1 V1 PV इक्वल टू nRT। तो यहाँ प्रेशर कितना है, P है, वॉल्यूम रहा है V, प्रेशर यहाँ पर P रहा, वॉल्यूम घट गया, मतलब यहाँ प्रेशर घट रहा है, डेल्टा U भी नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे डेल्टा Q क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे सिस्टम जो हीट रिलीज कर रहा है। अगर बात करें फोर्थ वाले के लिए तो कहानी क्या बनेगी, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा W तो 0 है, ऐसा कोई प्रोसेस है, वॉल्यूम V रहा, ये प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम इससे प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। तो डेल्टा U यहाँ कैसा है, पॉजिटिव, मतलब इसमें भी क्या है, डेल्टा Q पॉजिटिव है। हमसे बोल रहा है वो प्रोसेस बताइए जिस प्रोसेस के लिए क्या है, तो सिस्टम है द हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, गैस और हीट अब्सॉर्ब कर रही है, मतलब द हीट इज गिवन टू द गैस। तो डेल्टा Q कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो जिस प्रोसेस में डेल्टा Q पॉजिटिव आ रहा है वही हमारा क्या वहां पे हीट अब्सॉर्ब हो रही है। डेल्टा Q पॉजिटिव आ रहा है तो 1 में और 2 में, मतलब 1 में और 4 में। तो 1 और 4 जहां रखा वही हमारा आंसर है। तो सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था एक्चुअली, करना कुछ नहीं था, हम इसके लगाना था यहाँ पर, इसको डायग्राम को देखकर क्या लगाना था यहाँ पर, दैट फर्स्ट ब्लॉक थर्मोडायनामिक्स फॉर एवरी प्रोसेस। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा थर्ड है दैट कम्स फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, क्या बोल रहा है, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O 10 cm in front of the convex lens L1 and a concave lens L2 is placed 10 cm behind it as shown in the figure. The radii of curvature of all the curved surface in both the lens are 20 cm and the refractive index of both the lens is 1.5. The total magnification of this lens system is, तो हमने डायग्राम में रखा है, हमसे बोलना है यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है यहाँ पर एक्चुअली, और ये दो लेंस रखे हुए L1 और L2, और इसकी वजह से हमारे सिस्टम का टोटल कितना मैग्निफिकेशन होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए एकदम सिंपल क्लास क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, पहले इसकी वजह से निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन, तो इसकी वजह से निकाल लेते हैं। तो टोटल मैग्निफिकेशन जो आएगा वो m1 into m2, इसकी वजह से अगर m1, इसकी वजह से m2, m1 into m2, इसने अगर m1 गुना किया और इसको m2 गुना कर दिया तो टोटल क्या आएगा, m1 into m2 आ जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम बात करते हैं इस लेंस की फोकल लेंथ के बारे में। तो लेंस 1 की बात करते हैं, फोकल लेंथ कितना आएगा, 1 upon f इक्वल टू कितना आएगा, म्यू माइनस 1, a में रखें 1 by r1 माइनस 1 by r2। यहाँ पे बात करें तो क्या है, यहाँ पर दोनों रेडियस सेम है, तो 1 by r पॉजिटिव आएगा, माइनस माइनस 1 by r, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, साइन कन्वेंशन आएगा, यहाँ माइनस आएगा, एक माइनस यहाँ पर, कितना बन जाएगा, तो बन गया 1 by f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2 माइनस 1 बनेगा 1/2 into 2 by r। f इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से r आ गया। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई यहाँ पर, जो आ गई है f जो है वो आ गया 20 सेंटीमीटर फॉर लेंस 1। ऐसे अगर इसके लिए बात करेंगे कितना बनेगा, 1/2 इक्वल टू म्यू माइनस 1, यहाँ पर आएगा माइनस 1 by r, और लगाएंगे साइन तो लगा देंगे 1/2 इक्वल टू कितना आएगा, म्यू माइनस 1 1 by माइनस r माइनस 1 by ये आएगा प्लस r, तो कितना बनेगा 1/2 इक्वल टू आएगा म्यू माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 2 by r, ये 3/2, f इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस r, f इक्वल टू आएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। तो इसको जो मैं साफ करता हूं, इसकी फोकल लेंथ आ गई हमारी कितनी 20 सेंटीमीटर, इसकी कितनी आ गई माइनस 20। इसको एक बार साफ करता हूं ना, इसको साफ, इसकी जो फोकल लेंथ है वो हमारी है 20 सेंटीमीटर और इसकी कितनी हमारी माइनस 20 सेंटीमीटर। बस तो काम खत्म। लेंस 1 की बात करते हैं, फॉर लेंस 1 फॉर L1 कितना बनेगा यहाँ पर, 1 by f इक्वल टू कितना बनेगा, 1 by b माइनस 1 by लेंस 1 लगा दीजिए। इसकी वजह से बात करें एक कहां बनती है चेक कर लेते हैं। तो 1 by f, f कितना हमारा साइन कन्वेंशन प्लस 20, f राइट, 1 by b माइनस 1 by u, u कितना बटा माइनस 10, तो आ गया माइनस माइनस प्लस, वेरी ग्राउंड कितना बनेगा 1 by 20 माइनस 1 by 10 इक्वल टू 1 by b। सॉल्व करेंगे, काम करते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई, b आ जाएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। तो पहला जो अगर बात करें इस वाले भाई साहब की वजह से जो इमेज बन रही है वो माइनस 20 और यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे उसे हम जानते हैं यहाँ पर जो इमेज बनेगी कैसे होगी, रिजेक्ट होती है बिकॉज ऑफ जो है
व्हाट यू कॉल रे डायग्राम। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन आएगा m1 कितना बन जाएगा, m1 आएगा कितना v अपॉन u, हम जानते हैं आता है m1 कितना आ गया, v कितना है -20, u कितना है -10, m1 आ गया हमारा 2। तो अगर बात करें तो पहले वाले लेंस की वजह से जो इमेज बनी है जो कहां यहां पे बनेगी, और ये है इमेज I1 है ना, यहां पे बनी है I1, दिस I1, और ये टोटल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो अब ये जो इमेज बनी ये सेकंड वाले के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इससे जो लाइट रे जाएंगी रिफ्लेक्शन के बाद उससे गिरेंगी जाके। तो कहानी क्या बनेगी इस केस में, क्या भाई बात करें फॉर सेकंड लेंस कहानी आ जाएगी 1 अपॉन f इक्वल टू आएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, तो 1 बाय f इक्वल टू कितना बनेगा, f है -20 और 1 बाय v, v कितना है देखिए बेटा, v है हमारा पता नहीं हमको, u है हमारा कितना 10 और ये हमारा कितना ये भी 20 है, तो बन गया -30 माइनस तो ऐसे बोलो। तो 1 बाय v कितना है 1 बाय -20 माइनस 1 बाय 30। तो अगर सॉल्व करें तो कितना है 1 बाय v इक्वल टू आ गया कितना, ये आ गया हमारा, इसको मैथ करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा व्हाट वी कॉल दिस थिंग माइनस ऑफ -30 और -20 डिवाइड बाय कितना आएगा 20 into 30। तो v आ गया हमारा कितना आ गया, थिंक 600 डिवाइड बाय 600 डिवाइड कितना आ गया अपना, ये आ गया -50 तो आ जाएगा v इक्वल टू -12 बस काम करो। तो इसकी वजह से इमेज बनेगी कहां बनेगी -12 मतलब यहां पे बनेगी इमेज। तो अब लेंस 2 के लिए बात करें तो कितना आ गया मैग्नीफिकेशन m2 इक्वल टू कितना v बाई v कितना है हमारा -12 और u कितना बेटा, u हमारा था इसके लिए -30। तो m2 जो आ गया हमारा वो आ गया 12/30 और जो टोटल मैग्नीफिकेशन आएगा m कितना आएगा m1 into m2, m1 क्या है 2, u कितना है बेटा 12/30 कितना आ गया 12/15 और m की वैल्यू लिख ली जाएगी तो बनेगा 4/5.8। सो टोटल मैग्नीट्यूड जो हमारा दैट इज 0.8, जहां मैंने रखा भाई हमारा आंसर है, आंसर मैंने रखा है इसमें b। सो b इज आवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, कुछ नहीं करना है, स्पेस निकालना है, मैग्नीफिकेशन स्पेस निकालना है, दोनों मिनट तय कर देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। दोस्तों देखिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्चुअली क्या है दैट बिलोंग्स फ्रॉम न्यूट्रल फिजिक्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन एक्चुअली और जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पढ़ते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है। ए हैवी न्यूक्लियस क्यू ऑफ हाफ लाइफ कितना है यहाँ पर 20 मिनट्स अंडरगोज अल्फा डिके विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके 60% एंड बीटा डिके विद प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके 40%। इनिशियली द नंबर ऑफ क्यू न्यूक्लियाई 1000, द नंबर ऑफ अल्फा डिकेज ऑफ क्यू इन फर्स्ट 1 आवर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, इसको हल्का से इन्होंने घुमाया है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या बोल रहा है कि जो हाफ लाइफ हमारी वो कितनी है, वो है एक्चुअली 20 मिनट और अल्फा डिके की जो प्रोबेबिलिटी है वो है दैट इज 60% प्रोबेबिलिटी एंड फॉर बीटा डिके द प्रोबेबिलिटी इज 40%। करने का तरीका देखिए बहुत ही आसान है। तो कॉमन सी बात है, अगर हम बात करें एक हाफ लाइफ में क्या होगा एक्चुअली, जो टोटल ऑफ नंबर जो न्यूक्लियाई होंगे वो कहते हैं हाफ डिके हो जाएंगे, है ना। n नॉट कितने अपने 1000 n नॉट जो 1000 है नंबर ऑफ डिके। अगर हम एक एग्जांपल बात को आसान भाषा में, तो 1 हाफ टाइम की हाफ लाइफ के बाद क्या होगा, हर 1 हाफ ऑफ नंबर न्यूक्लियाई बचेंगे 500 बचेंगे, 500 डिके हो गए, 500 डिके हो गए। इसका मतलब समझो 500 डिके हो गए, इसमें से 60% क्या है अल्फा डिके है, कॉमन सी बात है, और 40% क्या है इसमें से बीटा डिके, क्योंकि 60% प्रोबेबिलिटी किसकी है अल्फा डिके होने की और 40% किसकी है बीटा डिके होने की, और ये प्रोबेबिलिटी लगातार फॉलो होती रहेगी। तो अगर हम बात करें एक्चुअली यहां पर इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो हम बात करें तो अगर हम बात करें बेटा करके यहाँ पर 1 आवर में 1 आवर क्या होगा हमारा 1 आवर होगा हमारा 3 हाफ लाइफ, तो t हाफ कितना है हमारा 20 मिनट। तो 3 हाफ लाइफ में भी ये रेशियो क्या होगा सेम फैक्टर से आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें इन 1 आवर, तो 1 आवर में बात करें इन 1 आवर में कितना होगा हमारा 60 मिनट होगा। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना है हमारा, नंबर ऑफ लाइफ होगा कितना t डिवाइड बाय t हाफ, कितना आ गया 60 डिवाइड बाय 23।
तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिमेनिंग कितना आएगा n नॉट 1 बाय टू द पावर n, आसान भाषा में एकदम कितना है, n इक्वल टू आ गया n नॉट बाय n नॉट हमारा 1000 डिवाइड बाय कितना आ गया 8, ये आएगा आई थिंक 125। तो इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के हमारे रिमेनिंग है। डीके कितने हो गए, डीके हो गए हैं हमारे बेटा हो गए 1000 माइनस 125 कितना है आई थिंक 875। अब ध्यान सुनना बहुत आसान है, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डीके हो गए, इसका 60% डीके जो हुआ है वो है अल्फा डीके और 40% जो डीके हुआ है वो कितना है बीटा डीके। तो इसका जो 60% डीके हुआ है वो अल्फा डीके है। तो हमसे पूछ रहा है ना कि नंबर ऑफ अल्फा डीके बताइए, इसका जो 60% होगा वही हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा डीके होगा। कितना है 875 into 60/100, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा 5 से आ गया हमारा कितना आ गया इस केस में, इसको लिखो यहाँ पर 3 जोड़ेगा तो आएगा 875 into 3/5, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 to 5। तो दिस इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ अल्फा डीके इन 1 आवर। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इस केस में, दैट डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक्चुअली सिंपल जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं रेडियोएक्टिव डीके के वही क्वेश्चन था, और उन्होंने हल्का सा क्या घुमाने की कोशिश की, बहुत घुमा नहीं पाए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं इससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली ए पैराग्राफ, और इस पैराग्राफ में क्या दो फिल इन द ब्लैंक्स रखे हैं या फिर बोल सकते हैं इंटीजर टाइप के रखे हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। A projectile is thrown from point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical। तो ये प्रोजेक्टाइल इसमें थ्रो किया है वर्टिकल से पॉइंट O से, और वर्टिकल से कितने हमारा 45 डिग्री बना रहा है, स्पीड इसकी 5√2। Projectile at the highest point of trajectory is split into two equal parts and the one part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after the splitting। तो इस प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो किया है तो एक्चुअली अपनी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होता है, एक्चुअली दो हिस्सों में टूट जाता है। इसमें से एक हिस्सा क्या होता है टूटने के 0.5 सेकंड बाद नीचे आता है वर्टिकली, जो दूसरा हिस्सा है वो एक्चुअली क्या है आगे गिरता है, इधर रखा है। One part fall vertically down onto the ground 0.5 seconds after the spreading and the other part t seconds after the spreading, okay, falls to the ground at a distance x meter from the point O, ठीक है। The acceleration due to gravity is g, को बताना है हमको t की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या। बहुत आसान क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ये एक बॉडी है, इसको हमने थ्रो किया वर्टिकल से 45 डिग्री एंगल पर, ये 45 तो ये भी कितना 45 डिग्री को, कॉमन सी बात है। और अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर क्या होता है, ये दो हिस्सों में टूट जाता है। इसमें से एक हिस्सा जो होता है वो तो क्या होता है वर्टिकली नीचे गिरता है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो एक्चुअली क्या है आगे निकल गिरेगा, कॉमन सी बात है। क्लास क्वेश्चन है, क्लास में कराया जाता है क्वेश्चन, है बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो हमसे पूछ रहा है भाई इसको क्या है 0.5 सेकंड टाइम में नीचे गिरता है, तो पूछ रहा है ये वाला कितने टाइम में नीचे आएगा। देखिए उसको तो अगर बात करें यहाँ पर तो वर्टिकल डायरेक्शन में बात करें, वर्टिकल में इसकी स्पीड कितनी है 0, वर्टिकल में इसकी स्पीड कितनी रहेगी 0। तो बोथ आर मूविंग अंडर ग्रेविटी और वर्टिकल दोनों की स्पीड क्या है सेम। तो जितने टाइम में ये नीचे आएगा उतने टाइम में ये भी नीचे आएगा। तो टाइम इन व्हिच दिस पार्टिकल विल कम ऑन द ग्राउंड विल बी सेम एज दैट ऑफ दिस वन। तो t कितना आएगा इसके हमारा, जब t आएगा कितना आएगा वो आएगा हमारा 0.5 सेकंड ही आएगा। तो पहले तो हमारा क्या है 5.5 कहां से क्या है 0.5 सेकंड, पहला पार्ट खत्म। फिर बोल रहा है इस केस में क्या है कि अब बताइए ये जब यहाँ पे x डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, ये x डिस्टेंस मान लेते हैं, ये x हमारा x, 0 है, x है, तो x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, बहुत ही आसान सी बात है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक्सप्लेन करते हैं इसे। देखिए थोड़ा बता देता हूँ पहले। तो जब ये बॉडी यहाँ पर स्प्लिट होगी तो क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास का बात करें, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास जो था वो अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा था, और जितने टाइम ये नीचे आएगा उतने टाइम कॉमन सी बात है ये जो सेकंड वाला बॉडी ये भी नीचे आएगा, ये सेकंड बॉडी भी टाइम नीचे जाएगी। और तो सेंटर ऑफ मास जो है वो अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा था, सेंटर ऑफ मास जिस पाथ पर मूव कर रहा था उसी पाथ पर मूव करता रहेगा, और बोथ विल लैंड ऑन द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो सेंटर ऑफ मास का जो पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। तो जब दोनों ग्राउंड पर लैंड करेंगे तो सेंटर ऑफ मास कहां आएगा इस समय r पर, मतलब इसकी रेंज r क्या है इसकी रेंज पर, और ये वाला पार्ट कहां रेंज किया है r/2 पर, r/2 इसकी रेंज के हाथ है। तो सिंपल लगा रहे हैं यहाँ पर x सेंटर ऑफ मास को कितना मिलेगा m1x1 m2x2 डिवाइड बाय m1x2। मान लेते हैं इसका मास 2m था, और जब यहाँ पे जाके स्प्लिट हुआ तो फिर ये एक बार देख लेते हैं, बताने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। इसकी स्पीड यहाँ होगी कितनी u cos थीटा, टोटल की स्पीड u को हटा दी, मोमेंटम कंजर्वेशन से इसकी स्पीड आएगी 2u cos थीटा, पता है आपको ना, तो उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर।
फिलहाल हम बात करते हैं इसका मास m1 इसका मास m2 2m मास टू है इसका। तो m into x x1 कितना है r/2 क्या है इसकी रेंज प्लस m2 m into x2 क्या है ये एक्सिस्टेंस डिवाइड बाय m1 plus m2 इक्वल टू x सेंटर ऑफ मास क्या रहेगी r क्या है इसकी रेंज। r इक्वल टू कितना आ गया m into r/2 प्लस m into x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2m और m से m हो गया इसको तो ले आओ कितना 2r इक्वल टू कितना आ गया r/2 प्लस x तो यहां से x कितना आ गया 3r/2। वैसे मैं रेंज चाहिए रेंज इसकी निकालनी है तो इसके रेंज क्या होगी देखिए यहां पर रेंज सॉल्व कर लेते हैं हम। r कितना आएगा r आ गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g sin थीटा बाय g। हां भाई r कितना है u स्क्वायर ये कितना है अपना 5√2 का स्क्वायर sin 90 बन जाएगा 1 और g कितना है 10। r कितना है हमारा 25 into 2 डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय कितना है 10 कितना है 5 है क्या। तो x हमारा कितना है बेटा यहां पर चलो 5 r है हमारा 5 मीटर x कितना है हमारा 7.5 मीटर आसान सा क्वेश्चन। तो t की वैल्यू क्या है बेटा t हमारा आ गया इस केस में t की वैल्यू है हमारा 0.5 सेकंड और x की वैल्यू कितनी है 7.5 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कुछ नहीं किया एक बार फिर से देखिए फटाफट स्पीड में। जब बॉडी यहां से देखा है तो टॉप ऑफ पॉइंट बॉडी क्या जगह ब्रेक हो गई है और जितना टाइम इसको लगेगा सेम टाइम इसको लगेगा क्यों वर्टिकल में दोनों स्पीड 0 है एंड बोथ आर मूविंग इन द फर्स्ट बात। सेकंड बात बॉडी के केस में अगर बात की जाए एक्चुअली पूरी बॉडी जो है पूरी जर्नी के दौरान उसका सेंटर ऑफ मास जो था वो एवरी टाइम अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा था तो सेंटर ऑफ मास जिस रास्ते पे चल रहा था उसी रास्ते पे चलता रहेगा। सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हॉरिजॉन्टल में वो ये लिखा हुआ है एक्सियम m1 m2 m1 m2 यहां से अपन को क्या इस वाले पार्ट में मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। स्टैंडर्ड क्लास क्वेश्चन है हर क्लास में कराया जाता है सेंटर मास का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये पैराग्राफ है बहुत ही आसान क्लास क्वेश्चन है हमारा ये क्लास में करते हैं क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है इन द सर्किट शोन इन द फिगर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा इन द सर्किट शोन बिलो द स्विच is connected to position P for long time so that charge on the capacitor becomes Q1। हमें डायग्राम में रखा है और इसमें जो स्विच है ये पॉइंट P पर लॉन्ग टाइम तक था और सो दैट कि इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आता है Q1 माइक्रोकूलम। नाउ स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन Q इसके बाद में करते हैं इसको Q पर ले जाते हैं और आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हमारा Q2 होता है। तो हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन 7 में Q1 की वैल्यू और क्वेश्चन 8 में Q2 की वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कैसे करेंगे। तो क्या है जब ये स्विच Q1 पे था मतलब स्विच पॉइंट P पे था तो लॉन्ग टाइम तक कहानी क्या होगी देखिए लॉन्ग टाइम के बाद हम जानते हैं ये जो कैपेसिटर वाला यहां से ओपन हो जाएगा है ना इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो सर्किट जो है सर्किट में किस तरह से करंट फ्लो कर रही है ऐसे है ना। तो अगर मैं बोलूं यहां पे एग्जांपल के लिए तो कहानी क्या है ये हमारा 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये कितने पर होगा 2 वोल्ट पर है ना ये 2 वोल्ट पर ये कितने पर हमारा 1 वोल्ट पर है कि नहीं। ये कहानी बनी ऐसे करके बनी। तो अगर मुझे इस वाले पॉइंट का वोल्टेज चाहिए इस वाले पॉइंट का मुझे वोल्टेज मिल जाएगा V कितना है मुझे V मिल जाए तो इसके क्रॉस कितना चार्ज आएगा Q CD काम खत्म। तो V हम निकाल लेंगे उससे पहले देखो करंट निकाल लो कितनी करंट है करंट कितनी है देखिए I जो आएगा ये है कितना ड्रॉप 1 वोल्ट 1/3 एम्पीयर है ना। तो इसके क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप लिखा जाए कितना ड्रॉप आएगा डेल्टा भी आएगा इसके क्रॉस 2/3 तो 2 माइनस कितना आएगा 2 माइनस 2/3 इक्वल टू कितना आएगा V क्या लगाया अपन ने KVL 2 माइनस IR 2/3 इक्वल टू V तो V कितना आएगा बेटा यहां पर V आ गया हमारा जो V की वैल्यू आ गई हमारी 4/3 वोल्ट ये मिल गया बस काम करो। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या आ गया बेटा Q इक्वल टू CV तो Q1 इक्वल टू आ गया C कितना है 1 माइक्रोफैरड इनटू V कितना है 4/3 वोल्ट। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर है बेटा हमारा Q इक्वल टू हमारा कितना 4/3 माइक्रोकूलम जो कि कितना आएगा हमारा 1.33 माइक्रोकूलम है ना। आसान सी बात सिंपल कुछ नहीं किया अपन ने सर्किट क्लोज लॉन्ग टाइम बाद कॉमन से बाद सर्किट में क्या होगा भाई सर्किट जो है क्लोज रहेगा तो इस केस में कहानी क्या होगी यहां कोई करंट जाने वाली नहीं है इसके हमने नेट करंट निकाल ली और उसके बाद क्या मिलेगा कि वैल्यू निकाल लिया सिंपल फिर Q इक्वल टू C। इसके बाद क्या बोल रहे हैं हमने क्या कर दिया है नाउ वी हैव शिफ्टेड दिस टू द Q। तो इससे क्या हुआ ये बैटरी सर्किट से बाहर होगी जब बैटरी सर्किट से बाहर होगी तो कहानी क्या बनेगी फिर से
भाई लॉन्ग टाइम बाद क्या होगा, ये सर्किट यहाँ से ओपन रहेगा क्योंकि कैपेसिटर क्या है वो तो ओपन रहेगा, इसमें कोई करंट फ्लो करेगी नहीं। तो कहानी क्या बनेगी, देखो बेटा ये अपना कितने पर है, ये 0, ये 0, ये 0, कितने पर है 2 वोल्ट है, और ये कितने पर होगा, ये भी 0 पर होगा, कौन सी बात है 0 पर होगा। तो अब इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आ गया बेटा, अब इसके क्रॉस ड्रॉप कितना आ गया, अपनी कहानी 2 वोल्ट ड्रॉप आ गया। हमें फिर से क्या है, मान लो v डैश हो गया, अब v डैश ये और q इक्वल टू c काम करो। तो ये करंट निकालो, तो करंट i कितनी आएगी, i आ गई हमारी 2/3 एम्पीयर, इस बार 2/3 आएगी ना, ये 2 वोल्टेज का ड्रॉप है, रेशियो कितना है अपना 3 होगा, v डैश निकालना है देखो भाई। तो लगा लो इस वाले ब्रांच में केवीएल कितना बनेगा, 2 - 2 IR, ये मतलब IR 2 * 2/3 इक्वल टू कितना आ गया v डैश, कितना आ गया 2 - 4/3 इक्वल टू v डैश, v डैश कितना आ रहा है 2/3, 2/3 वोल्ट आ गया, बस काम करो। Q2 कितना आ गया बेटा, यहां लिखता हूं, यहां पे लिख रहा होगा Q2 इक्वल टू आ गया C * V डैश, Q2 हमारा C कितना है 1 माइक्रोफैराड, v डैश कितना है 2/3, तो आएगा 0.66 और आगे बढ़ता जाता है 0.67 क्या बन जाएगा अपना ये माइक्रोकूलम। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, दैट Q2 इक्वल टू है हमारा कितना 0.67 माइक्रोकूलम और Q1 कितना है हमारा बेटा 1.3 माइक्रोकूलम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, सिंपल लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर ओपन रहेगा, सेकंड में करंट निकालने के बाद वीडियो सिग्नल निकाल लिया, वोल्टेज और कैपेसिटर, इसके बाद Q इक्वल टू C। इट्स ए क्लास क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये एक्चुअली पैराग्राफ है और ये एक्चुअली जो एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, एडवांस में पहले से भी आ चुका है, लोग बोलते हैं एडवांस में रिपीट नहीं होते, बट इसमें एडवांस में पहले आ चुका है। देखिए क्या बोले हैं, नंबर्स ऑब्वियसली बात, नंबर्स क्या अलग है, सो ऑब्वियस 2.40 - qn + q by √3 are placed in xy plane at origin 0,0 at point n at point 2,0। क्या बोल रहे हैं हमको, ऐश वाला फिगर हमें यहाँ पे दो चार्ज रखे -q जो है रखा हुआ है 0,0 पर और ये रखा हमारा 2,0 पर रखा हुआ है, ठीक है ना। हमसे बोल रहा है इस केस में this result in equipotential circle of radius r and potential v is equal to 0 in xy plane and with its standard b, 0 all lengths are given in measure। तो बताना है r और v की वैल्यू। क्या बोल रहा है एक्चुअली यहाँ -q रखा है +q by √3 रखा हुआ है, इसकी वजह से क्या है एक्चुअली ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है, इसकी r है और इसका जो पोटेंशियल कितना है वो 0 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो रेडियस है उसकी रेडियस कितनी होगी और जो इसका जो सेंटर है b, 0 b कितना होगा। बहुत ही आसान से करते हैं, मान लेते हैं इसका सेंटर क्या है यहाँ कहीं पर है b पॉइंट है, ये पॉइंट b है ना, इसका वो अपने आप ही में आ जाएगा देखिएगा। तो एक काम करते हैं भाई, अगर हमें इसका लोकस निकालना है तो जनरल पॉइंट लेते हैं x, y, लेट्स कॉल दिस द पोजीशन पॉइंट x, y जो है वो जनरल पॉइंट है। तो इस वाले पॉइंट पे कितना होना चाहिए, पोटेंशियल 0 होना चाहिए। तो इसके लिए बात करते हैं इस वाले पॉइंट से डिस्टेंस, इसकी वजह से पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट की वजह से पोटेंशियल, दोनों पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए अगर बात करता हूं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 v1 कितना बनेगा, v1 इक्वल टू आगे करना k - q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना आ गया रूट के अंदर x² + y², ये आ गया। और इसकी वजह से कितना पोटेंशियल है v2 लिखते हैं। तो v2 लिखने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, डिस्टेंस चाहिए ये वाली। तो देखो यहाँ पे अगर बात करें तो ये डिस्टेंस अपनी क्या है, ये है अपनी x और ये है 2। तो अगर लिखता हूँ v2 कितना बनेगा, ये माइनस है kq by √3 + q डिवाइड बाय ये तो हो गया y, ये हमारा हो गया 2, ये बनेगा 2 - x, 2 - x का स्क्वायर प्लस कितना बनेगा प्लस ये बन गया हमारा y का स्क्वायर, इसका रूट, ठीक है ना। तो v1 + v2 जो आना चाहिए हमारे केस में v1 + v2 इसकी वैल्यू कितनी हमारी 0 है। इन दोनों को रखेंगे कितना आएगा k - q, दिस प्लस दिस करेंगे 0 आएगा, तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे बराबर हो जाएंगे, कितना आएगा तो kq डिवाइड बाय रूट के अंदर x² + y²। मैंने एक स्टेप को क्या कर दिया है यहाँ पर, इन दोनों को लिखा, दोनों को बराबर कर दिया, उसको स्किप किया मैंने, ठीक है। इक्वल टू कितना बनेगा kq by √3 इक्वल टू कितना बन गया रूट ऑफ 2 - x² + y², kq गया, ठीक है। अब 1/√3 नीचे आएगा, 1/√3 नीचे लिख दो उसको 1/√3, फिर दोनों साइड मैंने कर दिया स्क्वायर, दोनों साइड कर रहा हूं स्क्वायर, उसको लेकर कितना बनेगा 3 ऑफ ब्रैकेट में कितना बनेगा देखो 4 + x² अंदर, या फिर लिखता हूं फिर बात करेंगे
2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ये बनेगा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स सॉल्व इट हियर। कितना बनेगा 3 4 प्लस 9 जगह बचेगी 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, मैं देख रहा है ठीक है, माइनस 4x प्लस क्या बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कितना हो गया देखो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12 इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर लेकर आओगे क्या बनेगा, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, तो बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो मैंने 2 से पूरे में डिवाइड कर दिया, क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें बनाना है x का फुल x का बनाना है अपने को यहाँ पर एक फुल क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल फुल स्क्वायर बनाना है, कैसे बनेगा, ये लिखा है माइनस 6x 2 into 3, इसलिए 9 को ऐड करेंगे 9 को सब्ट्रैक्ट, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस y स्क्वायर, यहाँ बनेगा प्लस 6 माइनस 9 इक्वल टू 0। कितना हो गया x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या बन गई इक्वेशन, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू आ गया रूट 3 का स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। ये वो एक्चुअली क्या है, इस पॉइंट पे लोकस है, इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। तो ये एक सर्किल आ रहा है, इसका सेंटर है 3, 0 और जो इसकी रेडियस है वो है √3। हमसे ये तो पूछा था, तो पार्ट 9 पूछा है r कितना है √3, रूट मतलब 1.732 होता है, तो आ गया 1.732 मीटर पहला पार्ट। फिर पूछ रहा है b की वैल्यू, b कितना आ गया हमारा, दैट इज 3 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और एक्चुअली जेड मास में आया क्वेश्चन है, बहुत ही पहले जेड मास में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नंबर्स आर चेंज बट इसी फॉर्म में पूछा गया था। उस पॉइंट का बताइए लोकस, जिसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो क्या होगा वर्टिकल पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो एक सर्किल आता है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन दिस वाज द क्वेश्चन। बढ़ते हैं इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्चुअली मल्टीपल चॉइस करेक्ट जो है, मल्टीपल चॉइस। ऐसे हमारे आगे 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये एक रोटेशनल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इस बार इन्होंने रोटेशनल बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन ये करते हैं। क्या बोल रहा है, A horizontal force F is applied at the center of mass of a central object of mass m। ये एक central object है, इसका mass m है और and it is r perpendicular to its axis as shown in the figure। The coefficient of friction between the object and the ground is mu and the center of mass of the object has an acceleration a। The acceleration due to gravity is g given that the object rho are rolling without slipping। then बताना है which of the option are correct। तो हमें क्या बोलना है, ये एक solid object है और जो है टिश्यू ट्यूब आगे मूव कर रही है यहाँ पर, और जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना आपको दे रखा है, यहाँ पर एक्चुअली म्यू है और जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का दे रखा है ए और इट इज आर का। ठीक है, मतलब बोला थिन वॉल्ड ऑब्जेक्ट, क्या बोल रहे हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसका मास है। अब क्या बोल रहा है हमसे, देखिए ऑप्शंस फॉर द सेम एज द वैल्यू ऑफ ए डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर सेंटर इज सॉलिड और हॉलो। चलिए बात करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए अगर ये बॉडी के अंडर प्योर रोलिंग मोशन में है तो क्या होगा, कॉमन सी बात है, पॉइंट कैसा होगा ICR। इसके बॉडी में, इस बॉडी को क्या मान सकते हैं, बॉडी को प्योरली रोटेशनल मोशन में, तो इसका वर्क करें अगर मान लेते हैं फ्रिक्शन, क्या होगा अगर बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन इसको अगर पीछे की तरफ मान लेते हैं, फ्रिक्शन को अलग तरह से दिखाते हैं। फ्रिक्शन कैसा लग रहा होगा, स्टैटिक इन नेचर इसको लगता है। फ्रिक्शन इज आल्सो इसको ऑब्वियस कैसा है, स्टैटिक इन नेचर अगर पीछे की तरफ, और mg यहां नीचे नॉर्मल ऊपर दिखाया है, डायग्राम अंदर हो जाएगा। तो ये हमारा ICR है, इसका बॉडी क्या होगा, इसका बात करें बॉडी क्या है अंडर प्योर रोटेशनल मोशन, नेट टॉर्क mg का 0, नॉर्मल का 0, फ्रिक्शन का 0, f का टॉर्क आएगा। इसकी वजह से आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, कितना आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन f into r, कितना आएगा देखिए, तो लिखो मैं यहां पर, तो r क्रॉस f, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, टाउ इक्वल करके यहां पे बुक लिखा जाएगा यहां पर, तो टाउ आ गया हमारा, टाउ इक्वल टू कितना जाएगा, f into r इक्वल टू i कितना बन गया ICM प्लस शिफ्ट मारो mr स्क्वायर, इस वाले पॉइंट का मोटर इनर्शिया इनटू अल्फा। यह अच्छी बात है। अगर तो ये सॉलिड सेंटर है तो कितना होगा यहाँ पर mr स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लिखते हैं
फॉर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर कहानी क्या बनेगी भाई, हाँ, पता है सॉलिड के लिए कितना बनेगा, F into R इक्वल टू बनेगा कितना, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर कितना बनेगा 3 बाय 2 into अल्फा, ठीक है ना। और ये गया, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू से निकालना चाहो तो कितना आएगा, देखिए अल्फा आ गया अपना कितना 2f/3m into r, ठीक है। ये तो आ गया इसके अबाउट अल्फा, और सेंटर ऑफ मास से कितना है होगा a इक्वल टू r अल्फा। सीधा एक काम करो, r अल्फा की वैल्यू उठा के a पुट कर दो, तो ये r का कितना आ गया अपना a। तो दिस इज a फॉर सॉलिड सिलेंडर। हॉलो के लिए यहाँ पे कितना होगा, mr स्क्वायर होगा ना, तो हॉलो के लिए कहानी क्या होगी, हॉलो की कहानी क्या बन जाएगी, f into r इक्वल टू आएगा 2mr स्क्वायर, तो 2mr स्क्वायर into अल्फा, r से r गया और r का इक्वल टू आ गया a, तो a इक्वल टू आ गया f by 2m। तो हॉलो सिलेंडर के लिए कितना आ गया, f by 2m आ गया। तो ये जो बोला है ना फॉर द सेम f द वैल्यू ऑफ a डज नॉट डिपेंड अपॉन वेदर द सिलेंडर इज सॉलिड हॉलो, ये बकवास है, इस वही गलत बात है ना, तो ये क्या है, गलत बात है, कॉमन सी बात है, तो a इज रॉन्ग है ना। ओके, अच्छा जो d से दिख रहा है d फॉर थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर a इक्वल टू f by 2m, मतलब d दिख रहा था, d तो करेक्ट है, दिख गया यहीं से, ये d करेक्ट है ना, कॉमन सी बात है। तो d सही हो गया था, दिखा नीचे की तरफ, तो a गलत हो गया, d सही हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, b फॉर सॉलिड सिलेंडर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इज 2 म्यू g। देखिए भाई क्या बोल रहा है, अगर सिलेंडर कैसा हुआ, सॉलिड हुआ, तब जो है इस केस में मुझे बोल रहा है कि a की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, देखिए बात करें यहाँ पर a की द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ a, अगर मैं लिखता हूँ a के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए कितना आएगा इसका एक्सेलरेशन। तो अगर मैं यहाँ से इसका लिखता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिर्फ इसके ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में, तो कितना है देखिए f minus fs सॉरी fs इक्वल टू कितना आएगा, मास इनटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, कितना है यहाँ पर ये का, तो f माइनस कितना बन गया, देखिए fs इक्वल टू आ गया कितना, क्योंकि ये जब बॉडी प्योरली मोशन में है तो जो फ्रिक्शन कैसा होगा, यहाँ पर कॉमन सी बात है, स्टैटिक नेचर में होगा, तो कितना है देखिए 2m इनटू 2f अपॉन कितना बन गया, 2f अपॉन 3m, आ गया m से हो गया है कि नहीं। तो इस केस में कहानी क्या है, फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो f आ गया कितना, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई कितनी आ गई, f by 3 आ गई, हाँ ओके। तो देखिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई है f by 3, क्या बात है, हमसे बोल रहा है a की मैक्सिमम वैल्यू, तो a की जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या है, यहाँ पर जो है फ्रिक्शन फोर्स f by 3 के बराबर है। a की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब जो होगा यहाँ पर, जब यहाँ पर f जो है f की वैल्यू है 3fs के बराबर है, तो यहाँ पर मैं पुट करता हूँ a इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 2 into 3fs सॉरी डिवाइड बाय 3m, m से हो गया और 3 से 3 हो गया, तो a की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई कितनी आ गई, यहाँ पर यहीं से पुट कर दिया बात है, डायग्राम कितना आएगा, ये आएगा 2fs अपॉन m। a की मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी कब आएगी, जब फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, और फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, mu into n, और m कितना है mg, a मैक्स कितना है इस केस में कितना आएगा 2 into mu mg अपॉन m, m से हो गया कितना आ गया इसके फिर 2 mu g, a मैक्स इक्वल टू कितना है 2 mu g, एकदम सही बात है, मतलब b इज आल्सो करेक्ट, क्या बात है, ठीक है b इज आल्सो करेक्ट, इतना एक बार बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो b इज आल्सो करेक्ट। तो क्या बोला, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्राउंड इज ऑलवेज mu mg, क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है वो हमेशा mu mg के बराबर नहीं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किस बराबर है, f by 3 के बराबर है एवरी टाइम। अब अगर बात करें इस केस में, तो इस कंडीशन में जब क्या होगा a मैक्सिमम रहेगा तब फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तब फ्रिक्शन फोर्स mu mg रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किसका बराबर है, f by 3 के बराबर है। तो हम आंसर क्या करेंगे इस केस में, तो a तो गलत है, b सही रहा, c भी गलत है और d क्या है अपना सही है, तो b and d आर द एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन, so b and d आर द बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा जेड ग्राउंड फ्रॉम द जियो ऑप्टिक्स, एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ए वाइट स्लैब कंसिस्टिंग ऑफ टू मीडिया ऑफ टू इंडेक्स n1 and n2 इज प्लेस्ड इन एयर एज shown in the figure. A ray of light is initiated from the medium n1 to n2 at an angle theta where sin theta is slightly greater than 1 by n1.
टेक द रिफ्लेक्टेड ऑफ एयर एज वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, बताना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एक ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्लेक्टेड n1 है, ये n2 यहाँ पर एयर है, और लाइट यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, सो दैट sin थीटा इज व्हाट, इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1। तो बताना है हमको अलग-अलग कंडीशन में। क्या बोल रहा है ऑप्शन ए, कि ऑप्शन में बोला है लाइट रे एंटर्स इन एयर इफ n2 n1। अगर क्या है यहाँ पर n2 की वैल्यू जो है वो n1 के बराबर है, इज इक्वल टू n1, तो बोला लाइट रे एयर में चले जाए, देखते हैं क्या होगा। अगर लाइट रे यहाँ n2 n1 होगा तो ये लाइट रे ऐसे क्या देगा, यहाँ पहुंचेगी, ये एंगल कितना होगा, देखिए थीटा है ना, बिना डिवाइड के। तो इस वाले पॉइंट पे बात करें तो क्रिटिकल एंगल जो है sin थीटा c, तो इस पॉइंट पे बात करें क्रिटिकल एंगल हमारा कितना होगा, वो होगा sin थीटा c इक्वल टू आएगा 1/n1, और ये है क्रिटिकल एंगल, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा c से क्या है, कॉमन सी बात है, तो थीटा है इंसिडेंस से ज्यादा है, तो लाइट क्या होगी यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए क्या होगी, वापस आएगी। कॉमन सी बात है, इस केस में अगर n2 की वैल्यू क्या है, हमसे बोल रहा है इफ n2 इज इक्वल टू n1, तो लाइट रे क्या होगा, एयर वाली मीडियम में नहीं जाएगी, जबकि क्या होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए उसी मीडियम में डॉक्टर वापस आने वाली है। ए हमारा क्या है, गलत है, सो ए इज रॉन्ग, ठीक है ना, ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। अब आते हैं अपन सेकंड पार्ट पर ना, सेकंड पार्ट देखते हैं। सो ए इज रॉन्ग एक्चुअली। अब आगे बढ़ते देखते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स n1 इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। क्या बोल रहा है कि लाइट रे लौट इसी मीडियम में आ जाएगी अगर n1 n2 से बड़ा होगा। देखते हैं क्या होगा, देखिए हमसे बोल रहा है n1 डेंसर है और n2 क्या रेयर है, तो लाइट रे को जाना चाहिए कैसे, ऐसे नॉर्मल से दूर हट जाएगी, क्योंकि ये डेंसर, ये हमारा डेंसर है, रेयर मीडियम है, ऐसे पहुंचे हम। तो मान लीजिए कितना है अपना अल्फा है ना, अल्फा है। हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे जो अल्फा है वो क्रिटिकल एंगल से अगर क्या है, अगर कम हुआ तो लाइट चलेगी इस मीडियम में, उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, फिर वापस आएगी, और इसके बाद अल्फा से आने के बाद फिर वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। तो चेक करना पड़ेगा यहाँ पे अल्फा थीटा से ज्यादा है कम, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लगाते हैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ, देखिए लगाते हैं, देखिए क्या आएगा, n1 into sin थीटा, ना लिखा है इसके लिए कितना आएगा, n1 into sin थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, n2 into sin अल्फा, ठीक है। तो sin अल्फा आ गया हमारा, वो आ गया n1/n2 into sin थीटा, और हमको दे रखा है sin थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1, तो व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर sin थीटा की वैल्यू 1/n1 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल टू इनइक्वालिटी पर sin अल्फा इज ग्रेटर देन n1/n2, और मैंने वैल्यू पुट की इसकी कितनी 1/n1, तो कितना आएगा, ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर n1 से हो जाएगा, sin अल्फा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n2, मतलब यहाँ पर जो अल्फा है इस वाले पॉइंट पर, वो इस वाले पॉइंट के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट रे क्या होगा, इसी बात को फॉलो करते हुए ऐसे वापस आएगी अल्फा एंगल पर, फिर क्या होगा, फिर जाना चाहिए ऐसे, फिर क्या होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए थीटा से वापस आ जाएगी, ये कहानी होगी। तो हमारा बी तो क्या है इसमें, एक्चुअली बी इज करेक्ट है ना, सो बी इज करेक्ट, ठीक है, बढ़िया। फिर नेक्स्ट पार्ट इसको मैं कैसे साफ कर देता हूं। नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, नाउ द लाइट इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज ग्रेटर देन 1। अगर n2 के, अब यहां पे डेंसर ही रेयर है, देखिए शायद कैसा होगा, लाइट रे जाने चाहिए थे ऐसे, क्या होगा भाई ना, यहां पर रेयर से डेंसर में जा रही है तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बढ़ जाएगी, पहुंचेगी। मानते लाइट रे यहां पे क्या अल्फा कर रहा है, हमसे बोल रहा है कि लाइट रे जो है ये यहां पर इसी मीडियम में फिर से वापस आ जाएगी। अगर कहानी क्या होती है, यहां पर कहानी क्या होती है, ये सिचुएशन रहती है, चेक करते हैं, लगा लो फिर से स्टेशन लो, ये एंगल कितना अल्फा होगा अपना, तो n1 sin थीटा इक्वल टू n2 sin अल्फा, तो sin अल्फा इक्वल टू n1/n2 sin थीटा, सेम बात, sin अल्फा आएगा n1/n2 और sin थीटा में 1/n पुट कर दी, अल्फा क्या आएगा 1/n2 से बड़ा, अल्फा फिर से थीटा से बड़ा आएगा, द राइट में यहां फिर से क्या होगी, थीटा से ज्यादा एंगल पे गिर रही है, तो लॉर्ड के इसी पाथ पर आ जाएगी, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे, तो ठीक है तो फेस करेगी, अल्फा पे गई थी तो जाने से जैसे फिर के नॉर्मल से यहां उड़ जाएगी और लॉर्ड की इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। तो सी भी हमारा क्या है, करेक्ट है। वही क्या होगा इस केस में, कहानी क्या है, अगर अल्फा जो n2 है n1 से बड़ा होगा तब भी कहानी क्या होगी, यहां पर लाइट इस लॉर्ड की इसी मीडियम में आ जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं डी वाले पार्ट पर, ठीक है। डी वाला पार्ट क्या है, देखिए इसको बात करते हैं, इसको थोड़ा साफ करता हूं मैं। डी पार्ट पे बोल रहा है द लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इक्वल टू 1। क्या बोल रहा है, अगर यहां पे n2 इक्वल टू 1 हो, अगर n2 1 हो जाएगा फिर तो ये एयर बन जाएगा, फिर तो यही कहानी यहां बन जाएगी। तो कॉमन से लाइट रे लौट की फिर तो यहां पर अगर n2 1 के बराबर है तो जो ये एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल, लाइट रे जो लौट की इसी मीडियम में फिर से चलेगी वापस आ जाएगी। तो डी क्या है इस केस में अपना करेक्ट है।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा हमारा बी, सी और डी। और इस क्वेश्चन के बारे में एक खास बात बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन भी जी एडवांस में पहले आ चुका है और ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एससी वर्मा में। क्वेश्चन दिया हुआ है एससी वर्मा के बर्ड आउट एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि ये ग्लास स्लैब है और यहाँ पे एक और यहाँ पे एयर है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर किसी भी मीडियम का इंडेक्स लगा दें, लाइट है हमेशा नॉट किस मीडियम में वापस आएगी। तो ये वही हो रहा है, यहाँ पर N2 की वैल्यू कुछ भी और लाइट नॉट किसी मीडियम में वापस आती रहेगी बार 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 बार। तो ये एक्चुअली एससी वर्मा में क्वेश्चन दे रखा है और क्लास क्वेश्चन क्लास में करवाया था, ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है ये, और ये बार ये एडवांस में आया भी है और इससे पहले भी पास में आया। बहुत आसान क्वेश्चन था, बी, सी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट बिलोंग्स टू रोटेशन और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a particle of mass m 0.2 kg initially at rest in xy plane at point x equal to minus l and y equal to minus h and जो हमें डायग्राम देखना है यहाँ पे x equal to क्या है minus l और y equal to minus h पर क्या है मास का पार्टिकल जो रेस्ट पे है, l हमारा 10 मीटर है, y हमारा कितना है यहाँ पर हमारा 1 मीटर है। the particle as at time t equal to 0 with a constant acceleration 10 meter per second square along the positive direction, its angular momentum and torque with respect to the origin बताना है अपन को in SI units are given as n vector and tau vector respectively, I, j, k are given to the direction of x, y and z and given that k cap is equal to I cross j, then we have to tell the options। ठीक है, बहुत ही आसान से देखिए क्या करते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर इस केस में एक m मास का पार्टिकल है और इनिशियली कहाँ माइनस एल माइनस एच पर है और इनिशियली कहाँ है रेस्ट पे है और जो इसका एक एक्सेलरेशन a है, a की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव इधर एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, हमसे बोल रहा है इस केस में ऑप्शन है कि पार्टिकल जो है अराइव्स एट पॉइंट x इक्वल टू l एंड y इक्वल टू माइनस h एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड। l कितना है हमारा, ये है 10। तो क्या बोल रहा है कि टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कहां होगा, ये 10 है, यहां पे तो यहां भी होगा। ये पॉइंट कितना है अपना 10 20, ये जिस 10 प्लस 10 20 मीटर की दूरी कवर कर लेगा। देखिए तो चेक करने को दिक्कत की बात नहीं है, तो 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है और कितना इसका एक्सेशन है 10, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। s कितना है हमारा, s है व्हाट डू कॉल u तो 0 है, तो कितना किया गया हमारा 20, 10 प्लस 10 20 इक्वल टू हाफ इनटू a कितना हमारा 10 इनटू t का स्क्वायर कितना रहेगा, जोड़ गया तो यहां से कितना t आ गया 2 सेकंड। तो कहानी क्या है कि भाई टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पे कहां पर है l कॉमा प्लस s तो मतलब 20 पर 20 आगे होगा। सही बात है, l s इक्वल टू l y इक्वल टू माइनस s पर होगा कहां पर टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड पर, a इज करेक्ट। सही बात। फिर क्या बोल रहा है कि लगने वाला जो टॉर्क है उसके बताना है। जो पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल लगातार स्पॉट से पास हो जा रहा है, यहां पर होगा ये, तो इसका जो मास m है और वेलोसिटी v होगी जो भी होगी यहां पर मास है। कॉमन से बात अगर बात करें इस पर इसका जो सेक्शन a है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा F इक्वल टू कितना होगा m में। तो मैं टॉर्क कितना है, टॉर्क कितना होगा r क्रॉस f। ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से अगर हम बात करें, ये रियल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और इसके जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, ये रही, तो क्या होगा टॉर्क r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। तो टॉर्क कितना है r क्रॉस f, पहले f देखते हैं यहां पर कितना है, तो टॉर्क कितना देंगे यहाँ पे r क्रॉस f, तो f इनटू r परपेंडिकुलर m इनटू a इनटू कितना आ गया r परपेंडिकुलर h है अपना m a इनटू h और डायरेक्शन किधर है k के डायरेक्शन में, ये है टॉर्क की वैल्यू। तो टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कॉमन सी बात है बिकॉज़ बॉडी इज मूविंग अलोंग द सेम लाइन, फोर्स करने वाला फोर्स क्या है कांस्टेंट ही है। m कितना है अपना 0.2, a कितना है अपना 10 और h कितना है अपना 1 और ये कितना है k क्या है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई अपनी आ गई 2k कैप, कॉमन सी बात 2k कैप न्यूटन मीटर। अब पार्टिकल चाहे यहां पर जब तक क्या है, जब तक इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी रहेगी तब तक पार्टिकल चाहे यहां पर हो यहां पर हो यहां पर हो कहीं पर भी हो, इस पर रेगुलर टॉर्क सेम ही रहेगा। तो h इक्वल टू l y इक्वल टू माइनस तो भी सेम ही रहने वाला है, तो b भी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्या बोल रहा है इसका, फिर बोल रहा है एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पूछ रहा है जब ये कहां पर होगा x इक्वल टू l y इक्वल टू माइनस h पर होगा। अच्छा d भी चेक कर लो, d क्या बोल रहा है, टॉर्क उसमें पूछा है ना, तो टॉर्क की वैल्यू क्या बोल रहा है व्हेन पार्टिकल पासेस थ्रू ओरिजिन सॉरी x इक्वल टू 0 y इक्वल टू माइनस h, यहां तब टॉर्क की वैल्यू क्या बोल रहा है k क्या गलत, टॉर्क तो बताया ना सेम रहेगा, तो d गलत है भाई ना, a b तो सही हुआ है, d गलत है, c बिल्कुल चेक कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम बताना है जब पार्टिकल यहां पर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा देखो, तो मोमेंटम कितना है v वेलोसिटी दे v इक्वल टू आएगा u प्लस t,
या फिर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2 से जो वो लगा दो, कोई दिक्कत बात नहीं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है ना, u कितना है 0, v स्क्वायर कितना हो गया भैया 2 है, a कितना है, a अपना है 10 और s कितना है अपना 20, v आ गया 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो मोमेंटम है कितना आएगा m into v। अगर मुझे लिखना है मोमेंटम तो इसके मोशन की लाइन जो लाइन है, जो मोशन की लाइन है ये रही, इसकी वो भी कॉल mv की लाइन, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, ये रहा क्या आएगा r cos p। तो mv इनटू क्या आएगा, mv इनटू r परपेंडिकुलर, mv इनटू r परपेंडिकुलर कितना है, इन्होंने हमारे कितना आगे था, इसको आ गया mv इनटू r परपेंडिकुलर, ये आ गया। और बात करें इस केस में डायरेक्शन क्या है, r cos p k क्या है, ठीक है। तो m कितना है इसका, m है अपना 0.2, v है अपना 20 और r परपेंडिकुलर कितना है अपना h, h कितना है अपना 1, कितना है k क्या है 120 और किलोग्राम मीटर पर सेकंड और एक मीटर लगा तो इसको बता देगा, कौन सी बात है। तो l कितना आ गया इस केस में, l आ गया अपना l मीटर आ गया 4k कैप है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1 व्हेन l क्या करता हूं ये l वेक्टर when the body is moving from x equal to l and y equal to -h, so c is also correct। और d आपको बता दूंगा पहले के रहते वैसे क्या बनेगा, a b and c are the correct option, so a b and c are the correct options। बहुत ही आसान क्वेश्चन था वैसे सभी क्वेश्चन। चलिए इसका आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट इज एक्चुअली दैट बिलोंग्स टू द मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम। और हमसे यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बातें कर रहा है। क्या बोला जाता है, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बार्मर सीरीज इज 9/5। देखिए अगर हम बात करें बार्मर सीरीज के बारे में तो हम जानते हैं बार्मर सीरीज क्या होती है, जब हम हायर स्टेट से कहां पर आते हैं, सेकंड स्टेट में आते हैं। तो कहां से 2 से 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में एंड सो ऑन अप टू लॉन्ग टाइम क्या है इनफिनिटी से 2 में आएंगे। तो सबसे कम एनर्जी गैप किसका आएगा अपना 3 से 2 का, और सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसका आएगा अपना इनफिनिटी से 2 का। तो इसके लिए जिसके लिए एनर्जी सबसे ज्यादा उसके लिए लैम्डा सबसे कम, तो एनर्जी सबसे ज्यादा इसके लिए लैम्डा सबसे कम इसके लिए, और सबसे कम एनर्जी गैप इसका सबसे लैम्डा ज्यादा इसका होगा। देखिए तो हम जानते हैं एक्चुअली क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अगर बार्मर सीरीज की बात करें तो 1/λ इक्वल कितना बनेगा r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर बनता है। ये लैम्डा के ऑर्डर होता है, दैट्स हाउ वी गेट द लैम्डा फॉर बार्मर सीरीज एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, z की वैल्यू 1 है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे लैम्डा शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट में क्या होगा, सबसे जिसका ये रेंज सबसे ज्यादा आएगी तो क्या आएगा, n इक्वल टू इंफिनिटी होगा। तो जब यहाँ डालेंगे इंफिनिटी तो लैम्डा आएगा शॉर्टेस्ट, तो 1 लैम्डा शॉर्टेस्ट कितना बनेगा, लैम्डा s इक्वल टू कितना बन जाएगा, s फॉर शॉर्टेस्ट r 1/2 का स्क्वायर माइनस कितना बन जाएगा यहाँ पर 1/इंफिनिटी, है ना, दिस नंबर क्वेश्चन के। और लॉन्गेस्ट के लिए क्या होगा यहाँ पर बात करें तो ये आएगा r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय कितना बन जाएगा यहाँ पर आएगा, ये आएगा 3 से 2 में। तो कितना बन जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, देखिए बस करता हूँ पर कितना बन जाएगा इस केस में 1/λ l इक्वल टू कितना आ गया अपना, ये आ गया r, ये आ गया r 1/4 माइनस 1/9, कितना हो जाएगा इस केस में 1/λ l इक्वल टू आ गया है, इक्वल टू आ जाएगा 5/36 into r, ये है 1/λ l। यहाँ पर इक्वेशन नंबर ये 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए अगर मैं लिखूं यहाँ पर, अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो लैम्डा s इक्वल टू दिया है, लैम्डा s आएगा अपना 4/r और लैम्डा l आएगा अपना कितना, दैट इज 36/5r। अगर दोनों को डिवाइड किया जाए लैम्डा l बाय लैम्डा s की वैल्यू तो कितना आएगा 9/5। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वर्सेस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा फॉर बार्मर सीरीज इज 9/5। सो a तो अपना क्या है वैसे यहाँ पे करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या बोले, देयर इज एन ओवरलैप रीजन, देयर इज ओवरलैप बिटवीन वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बार्मर एंड पार्शियल। ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बार्मर की सीरीज क्या है, बार्मर सीरीज में आएगा हायर स्टेट 2 पर आएंगे, फिर 2 में। ये पार्शियल में कहां से आएंगे अपन, आएंगे 4 से 3 में, 4 से 3 में, 5 से 3 में एंड अप टू स्क्वायर में बात करें यहाँ और हायर होता तो कितना होता इनफिनिटी 3 में।
तो इनकी जो वेवलेंथ आपस में ओवरलैप नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि बात में कभी भी बात करें, किसी भी जोन में बात करें, तो हमेशा ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ये एनर्जी डिफरेंस जो हमेशा मेंटेन रहेगा, तो इनकी जो वेवलेंथ है वो कभी भी मैच करने वाली नहीं है। तो हमारे इस केस में क्या है, बोल रहा है बी दैट देयर इज एन ओवरलैप बिटवीन द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ बार्मर एंड पार्शियल सीरीज, सो बी इज रॉन्ग। और डी भी देखते हैं, डी क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ रेंजेस ऑफ लाइमन एंड बार्मर सीरीज डू नॉट ओवरलैप। सही बात है, क्यों? देखिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर क्या है लाइमन की, तो लाइमन सीरीज की बात करें तो देखिए लाइमन सीरीज में क्या होगा, लाइमन में क्या होगा, यहाँ पर लाइमन में आएंगे 2 से 27 में, है ना, 37 में, 47 में, 57 में, एंड चलिए इसको बात करते हैं इन्फिनिटी 7 में। जब भी हम लाइमन में आएंगे तो क्या होगा, हमेशा ही जब लाइमन की जब भी दिखेंगे वेवलेंथ, तो हमेशा इसमें क्या होगा, ये जो इसके आता है 13.6 के आता है ना, और इसके लिए जाएगा 3.4, गैप आता है 10.2 का, हमेशा 10.2 का एनर्जी डिफरेंस गैप बना रहेगा। तो इनकी जो वेवलेंथ है कभी भी इक्वल लाइमन की और बार्मर में कभी भी क्या है ओवरलैप नहीं कर पाएंगी। तो हमारा डी जो केस में क्या अपना करेक्ट है, तो अपना डी भी के साथ करेक्ट ऑप्शन है, ए इज आल्सो करेक्ट एंड डी इज आल्सो करेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे सी के बारे में। सी क्या बोल रहा है, the wavelength of the Lyman series are given by 1 plus 1 by m square lambda naught, and lambda naught is shortest wavelength of the Lyman series and m is an integer। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर इसके लिए लाइमन सीरीज के बारे में, तो लाइमन सीरीज के लिए कहानी क्या है, 1 by lambda इक्वल टू आएगा r 1 by 1 का स्क्वायर माइनस 1 by m का स्क्वायर, ये बनेगा m या n आप जो मान लो, यहाँ पे हमने बोला m तो m मान लेंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए इस केस में when m is equal to infinity, शॉर्टेस्ट आएगा when m is equal to infinity, तो when m is equal to infinity कितना बनेगा, 1 by lambda equal to आएगा r 1 by 1 minus 1 by infinity। तो lambda शॉर्टेस्ट आ जाएगा, lambda shortest is what, इसे देखो शुरू कि lambda shortest है, तो lambda shortest is actually nothing but 1 by lambda s equal to आ गया है r। तो lambda shortest की वैल्यू का बटा कितनी हमारे 1 by r के बराबर है कि नहीं? तो इसको उठा कर यहाँ पे चिपका दें, तो इक्वेशन नंबर जो बना है हमने लिख चुकी है 1 2, तो यहाँ पे इसको उठा के यहाँ चिपकाते हैं, कहानी क्या बनेगी देखिए। तो r की जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या 1 by lambda s में लिख सकता हूँ, lambda s, तो यानी 1 by lambda इक्वल टू 1 by lambda s 1 minus 1 by m का स्क्वायर, ये आएगा है कि नहीं? तो lambda लिखा जाए तो lambda की वैल्यू आएगी lambda s डिवाइड बाय 1 minus 1 by m का स्क्वायर, ये आएगा lambda का रिलेशन आपस में। हमसे क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यहाँ पर लैम्डा से लैम्डा नॉट, उसने उसको लैम्डा नॉट बोला है, तो लैम्डा नॉट बोला है उसको, ठीक है, लेट्स कॉल इट लैम्डा नॉट, तो उन्होंने लैम्डा नॉट बनाया। तो लैम्डा इक्वल टू आना चाहिए, ये आना चाहिए रिलेशन, हमसे बोल रहा है 1 plus 1 by m स्क्वायर आएगा। तो कॉमन से बात है यहाँ पर वैल्यू में नहीं रख सकते क्योंकि m जो है जरूरी नहीं कि हमेशा वेरी लार्ज हो। तो c जो है हमारा एक्चुअली क्या है, c इज द रॉन्ग ऑप्शन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा a and d आर द करेक्ट पार्ट, सो a and d आर द बहुत आसान क्वेश्चन है, बेटा क्वेश्चन करना आपको बस क्या है, लाइमन और बार्बर के लगा रहे थे फॉर्मूले बस सिंपली, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गेट द रिजल्ट। तो इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, और ये क्वेश्चन जो है हल्का हल्का रेडोस मिलता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में कराया जाता है क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज ए करंट I and the I equal to 2 ampere. A semicircular conducting rod is placed beside it on a 2 conducting parallel rails of negligible resistance. Both the rails are parallel to the wire. The wire and the rod and the rails lie in the same horizontal plane as shown in the figure. हमसे क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे एक करंट कैरी एक वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रही है और ये दो वायर है और यहाँ पे एक सेमीसर्कुलर कंडक्टिंग वायर है। हमसे बोल रखा है ये जो वायर है ना, इन वायर का जो रेजिस्टेंस वो कैसा है, डिविजिबल, हमको बोल रखा है। और अब हमसे बोल रहा है क्या, नाउ द टू एंड्स ऑफ द सेमीसर्कुलर रॉड आर एट अ डिस्टेंस ऑफ टू एंड्स ऑफ सेमीसर्कुलर रॉड, ये जो हमें रॉड है इसके दोनों जो एंड है वो एक एंड है 1 सेंटीमीटर, दूसरा है 4 सेंटीमीटर, ये करना है अपना, तो इसका जो आएगी इसकी जो डायमीटर है वो कितना हमारा वो 3 सेंटीमीटर है ना, वो बात की बात है। At time t is equal to 0, the rod start moving on the rails with the speed v. Okay, fine. See the figure. और हमने यहाँ पे लगा रखा है रजिस्टर और एक कैपेसिटर लगा रखा है connected in series between the rails at time t equal to 0. और जो c नॉट है कैपेसिटर हमारा कैसा अनचार्ज है, ठीक है ना, अच्छी बात है। Which of the following option is are correct? हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग कहानी,
मैक्सिमम करंट थ्रू द रेजिस्टर एंड मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। होगा क्या, पहले देखते हैं बहुत आसान से पार्ट होगा क्या, देखते हैं पहले। तो ये एक सिंपल सा जो है एक रिंग प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। व्हेन दिस कंडक्टर इज मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑन दिस वायर, इसके क्रॉस इसके एंड के क्रॉस क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। तो ये एक बैटरी की तरह बिहेव करेगा और ये बन जाएगा हमारा एक आरसी सर्किट बन जाएगा। तो मैं अगर वहां पे इसके क्रॉस आता है मैक्सिमम ईएमएफ ई या भी मान लेते हैं, तो एक आरसी सर्किट बन जाएगा। इसकी वजह से कहानी क्या बनेगी, ऐसा कुछ ऐसा वायर सर्किट है ना। ये अगर इसमें भी आता है वोल्टेज बैटरी पर जाएगी, तुम देख लेंगे बाद में, ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बैटरी वोल्टेज बाद में लेंगे क्या आती है पोलैरिटी, तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। इसका यूनिट पी है ना, बी वोल्टेज है। तो मैक्सिमम करंट क्या आएगी भाई, बी बाई आर और चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना है, सी। तो हमें करना क्या है, इसके एंड क्रॉस निकालना है कितना ईएमएफ जनरेट होगा, बस वही। इसके बाद पूरी कहानी खत्म, ठीक है। देखिएगा तो हम बात करते हैं निकालना है इसके एंड के क्रॉस कितना ईएमएफ जनरेट होगा। तो मैं बात करता हूं यहां पर रिलेट करता इसको, इसके मतलब क्रॉस ये हमारा सेंटर है, उनमें से यहां पे थीटा पे जाके डी थीटा का एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट करता हूं। ये बहुत छोटा सा पार्ट, देखिए डी थीटा इज वेरी स्मॉल, दिस इज डी थीटा, दिस एंगल इज डी थीटा। तो मैं बात करूं यहां पर, तो ये है अपना डी थीटा, इसकी बात करता हूं। इसको अगर मैं क्या है, अगर मैं बात करता हूं कि बहुत छोटा है तो इट विल बी एक्टिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन। तो दिस स्ट्रेट लाइन इज मूविंग द स्पीड v इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो इसको अगर मैं बोलूं तो यहां पर इसको दो पार्ट में करता हूं। एक तो ये हमारा, एक तो बनेगा क्या, इसको अलग अलग कर लेता हूं, समझ जाएगा आपको। एक तो बनेगा हमारा ये स्ट्रेट लाइन और एक बनेगा वर्टिकल लाइन, है ना। जो बनेगा रेक्टेंगल वेरी स्मॉल, दिस d theta r d theta is very small, it will be like a hypotenuse, ये बेस रहेगा परपेंडिकुलर। अब ये पूरी की पूरी लाइन ऊपर मूव कर रही है, तो इसके अक्रॉस जो जनरेट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल पार्ट की वजह से आएगा, वर्टिकल वाले पार्ट की वजह से नहीं आएगा। बिकॉज़ v क्रॉस b डॉट d आप जानते हैं, b किधर है, नीचे की तरफ, तो b नीचे की तरफ है और v क्रॉस b करें डॉट ds से इसके इस एंड के क्रॉस कोई आने वाला नहीं है, जो में आएगा इसमें आएगा सिर्फ। तो ऐसे अगर हर पार्ट को जोड़ते चले जाएं तो इस पूरे जो सर्कुलर रॉड है, जो उसमें जो में आएगा वो एक्चुअली वही में होगा जो इस पूरे डायमीटर में आएगा। तो इस पूरी रॉड को हम एक सिंगल डायमीटर से कर सकते हैं रिप्लेस। बस यही इस पूरे क्वेश्चन का रेफरेंस था, इसके बाद पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। सो नाउ फिर से मैं बताता हूं क्या किया आपने, थीटा पे जाके डी थीटा का छोटा सा पार्ट लिया। इस छोटे से पार्ट पे हम बात करें तो छोटे से पार्ट के लिए कहानी क्या है कि व्हेन दिस स्मॉल पार्ट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इस छोटे से पार्ट के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसके क्रॉस जो में आएगा उस वाले के क्रॉस आएगा, इस वाले पार्ट क्रॉस कोई भी में आने वाला नहीं है। तो इस जैसे हम ऐसे ही हम सारे छोटे-छोटे पार्ट को जोड़ते चले जाएंगे तो एक पूरी क्रॉस पर रॉड जो है सिंगल क्या बन जाएगी, डायमीटर। उस पूरे पार्ट को हम डायमीटर से कर सकते हैं रिप्लेस। सो नाउ वी आर रिप्लेसिंग दिस पार्ट बाय डायमीटर। उसको हम हटा सकते हैं किससे, सिंगल वायर से। तो कहानी क्या बन जाएगी, ये ऐसी कहानी बन जाएगी। ये एक सिंगल क्या है, डायमीटर है विच इज मूविंग द स्पीड v। अब इसके एंड के क्रॉस जो में पाएगा वही क्या है, उस वायर के क्रॉस जा रहा है, तो ये अपना क्या है, AB मान लेते हैं, एक डायमीटर है वायर। तो बस तो क्या करते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से x पे जाके मैंने क्या किया, x पे जाके dx का छोटा सा एक डिफरेंशियल पार्ट लिया। क्यों, क्योंकि कहानी क्या है भाई, तो कहानी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड की पहुंचे नहीं। तो ये जो छोटा सा पार्ट है, एक्चुअली दिस इज मूविंग द स्पीड v इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसके क्रॉस कितना में पाएगा, v क्रॉस b डॉट dl pvl। तो जो डिफरेंशियल में पाएगा v क्रॉस b डॉट dl, ये एंड है तो एंड लोअर पे कितना में पाएगा de। मैं लिखता हूं कितना आएगा, b into v into लेंथ कितनी है इसकी dx, b कितना है μ/2 पाई और I by x, v into कितना हो जाएगा अपना dx, ये बन जाएगा। और अब इसको करते हैं इंटीग्रेट x रेंजिंग फ्रॉम, ये अपना मान लेते हैं कितना हमको रखा है 1 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर a से लेकर 4a तक, है ना। तो ये अपने हम आ गया टोटल लेकर निकालना है, तो करते हैं इंटीग्रेशन। ये बनेगा dp का इंटीग्रेशन करने की कहानी हो जाएगी μ/2 पाई I into v into क्या बनेगा 1 by x into dx। इंटीग्रेशन क्या है, a से लेकर 4a, ये हमारा कितना है 0 से बन जाएगा v। तो जो इसमें इंटीग्रेशन में पाएगा कितना आ जाएगा, e कर दो या v कर दो, μ0 अपॉन कितना हो गया μ/2 पाई I into v into बन गया ln x, लिमिट लगा देंगे
तो 1 से a से 4 a बनेगा ln 4, और हमें क्योंकि वैल्यू लिखी है 2 की तो हमने ln 2 उसमें लिखा 2 की पावर 2 बनेगा 2 ln 2, तो बनेगा ln 4 बनेगा 2 ln 2। तो जो ईएमएफ आया कितना आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 से टूट गया पाई आई वी ln 2, ये आ गया इसके क्रॉस ईएमएफ। तो नाउ दिस होल वायर विल बी एक्टिंग लाइक एन बैटरी ऑफ ईएमएफ V, और ये नीचे लगाया गया रेजिस्टर और कैपेसिटर, तो ये क्या बन जाएगा इफेक्टिवली एक आरसी सर्किट। और अब अगर बात करें तो मैक्सिमम करंट दे दिया है कि E/R, क्योंकि टाइम t इक्वल टू 0 पर, और मैक्सिमम वोल्टेज क्या आएगा लॉन्ग टाइम बाद CV। तो बस अब बात करते हैं मैक्सिमम करंट के बारे में। तो I max कितना बनेगा E/R, ये कितना आएगा वैल्यू पुट कर दो। म्यू नॉट की वैल्यू हमें दे रखी है, वैल्यू पुट करते हैं। म्यू नॉट अपॉन पाई आई वी ln 2 बाई R, ये है I max, ठीक है। कितना है 4 पाई into 10 to power -7 SI यूनिट्स। करंट हमें दे रखा है 2 एम्पियर, V हमें दे रखा है कितना 3, ln 2 है 0.7 और पाई है, ठीक है ना, और R कितना 1.4 है। तो ये 1.4 ये 1.4 से गया, ये पाई से पाई गया, तो यहाँ से I max दिख रहा है कितना आ गया, यहाँ से 1.2 दिख रहा है 1.2 माइक्रो एम्पियर, 10 to power -6 एम्पियर तो दिख रहा है 10 to power -6 एम्पियर I max हो गया। फिर क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज Q इक्वल टू कितना बनेगा CV, तो C तो अपन को पता ही है, ये लिखा हुआ है, और V लिखा हुआ है, कितना आ गया देखो C कितना है, C लिखा है C नॉट टू V कितना है लिखा हुआ है म्यू नॉट अपॉन पाई into IV into ln 2, ये आ गया चार्ज। C नॉट कितना बड़ा 5 into 4 पाई अपॉन पाई into I कितना है अपना, I है अपना 2 एम्पियर, V है अपना कितना 3 into ln 2 है अपना 0.7, पाई से चाहे बताओ, हाँ 10 to power -7 आएगा, हाँ इसका 10 to power -6 आएगा, पाई से क्या हो गया, हाँ ये मैथ करते हैं ठीक है ना। तो सॉल्व होगा कितना आएगा, ये आएगा 14 आएगा कितना, ठीक है, इसको उड़ाते हैं कितना लेके जाएगा कितना, ये आ गया 5 20 20 वाला है, ठीक है 20, ये आ गया 20 इंटू, ठीक है कितना 5 में किसको बोलना है, ठीक है चलो देखते हैं, 20 इंटू कितना बन गया 6.7 10 to power -13, ठीक है ना, और ये इससे हो गया 12, तो आएगा 84 into 10 to power -13, तो 8.4, हाँ 8.4 into 10 to power -12 कूलम, तो दिस इज द मैक्सिमम चार्ज। तो अगर बात करें यहाँ पे करना है कुछ सिंपली जो है, तो मैक्सिमम चार्ज कितना करना है, दिस नंबर 8.4 और I max कितना आ गया मतलब 1.2, आंसर क्या हो जाएगा इस केस में A and C, तो A and C आर द करेक्ट ऑप्शन। तो करना कुछ था, हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इस वायर को कहीं सिंगल वायर कर सकते हैं रिप्लेस, तो कहानी जाएगी इस केस में कि ये बन जाएगा बैटरी, आफ्टर दैट आर सर्किट, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंपल। दोस्तों देखिए जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली फ्लूइड मैकेनिक्स, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लास में इसलिए क्वेश्चन कराए जाते हैं, और ये करते हैं कैसे करना है, क्या बोला है, एक सिलिंडर ट्यूब विद इट्स बेस एज शोन इन द फिगर, हमें डायग्राम में रखा है यहाँ पे, ये सिलिंडर ट्यूब है और इसका बेस रखा है एज शोन इन द फिगर, इज फिल्ड विद द वाटर and it is moving down with the constant acceleration a along the fish inclined plane with angle कितना 45 degree, P1 and P2 are pitched at point 1 and 2 respectively located at the base। हमसे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर ये एक बेंच है और इसमें एक ट्यूब है, इसके ऊपर एक ट्यूब रखी हुई है और इसका डायमीटर d है और यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है, और ये पॉइंट 1 और 2 में दे रखे हैं, यहाँ पर सिर्फ P1 और यहाँ पर सिर्फ P2 है। हमसे बोल रहा है P1 and P2 are pitched at point 1 and 2 respectively located at the base of the tube, beta is given to us, beta is equal to क्या हम देखते हैं यहाँ पर, beta is equal to P1 minus P2 by rho GT, where rho is the density of water and d is the inner diameter of tube and g is the acceleration due to gravity। हमसे बोल रहा है which of the option are correct, बीटा की वैल्यू बतानी है जब a की वैल्यू g by root 2 हो, मतलब a की वैल्यू g by 2 होगी। देखिए करते हैं, हमसे बीटा को क्या लिखा है, बीटा इक्वल टू लिखा है P1 minus P2 डिवाइड बाय rho g d। तो कहानी क्या है
कि ये वेज है और वेज पे एक ट्यूब रखी हुई है और ट्यूब का डायमीटर कितना है आपने लिया है यहाँ पर, और ये ट्यूब जो है along the wedge is moving in this direction। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, काम करते हैं और पॉइंट 1 और 2 पर कितना प्रेशर है ट्यूब को दे रखा है, इस ट्यूब को रोक देते हैं। तो इस ट्यूब को रोकेंगे, इस ट्यूब के फ्रेम में आते हैं। तो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ दिस ट्यूब मैंने छोटा सा ये लिया है डिफरेंशियल पार्ट, यहाँ एक सिलेंडर लिया है, इस पॉइंट पर, ठीक है। देखिए अगर बात करें यहाँ पर तो ये हम जानते हैं ये कितना है d, तो ये 45 है, तो ये बनेगा d√2 कॉमन सी बात है, ये लेंथ कितनी है d√2। इस छोटे से पार्ट की बात करें तो दिस पार्ट इज इन इक्विलिब्रियम। बात कर रहा हूं मैं क्या, इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ, इन फ्रेम ऑफ ट्यूब के फ्रेम में आएंगे उसको रोक देंगे तो इस पर लगेगा शूडो फोर्स, है ना। तो कहानी क्या होगी, यहां से लगेगा कितना P2 इंटू इसका एरिया मान लेते हैं छोटे से पार्ट पे DA है ना, यहां से लगेगा P1 इंटू TA और DMG लगेगा इधर की तरफ, इधर आएगा DMG sin DMG cos 45, इधर आएगा क्या नॉर्मल DL, इधर आएगा क्या बात करें, इधर आएगा DMG थोड़ा DMG sin 45। और क्योंकि हम ट्यूब के फ्रेम में है ना, क्योंकि हम ट्यूब के फ्रेम में है तो उस पर एक सूडो फोर्स लगेगा था पीछे की तरफ, कितने का dm into a। ध्यान देना इस ट्यूब का जो एक्सीलरेशन है इस डायरेक्शन में है, along the what we call this thing, along the inclined plane। तो बस now this dm part is under equilibrium condition in the frame of reference of tube। तो बस कहानी खत्म हो गई। तो बात करते हैं, देखिए कहानी क्या आएगी, P2 into dA इधर की तरफ और प्लस DMG sin 45। अब अगर ट्यूब के फ्रेम में ना आते तब भी कर सकते हैं इसको, इस इक्वल टू कितना बनेगा P1 into dA प्लस DM into A, क्या बनेगा देखो, तो इंडिया P2 minus P1 into dA इस इक्वल टू आ गया कितना बदल जाता है, क्या आएगा DM into A minus DM into G sin 45, ठीक है। ये बन जाएगा, आप DM में कॉमन करते हैं, DM कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा। ओके देखिए तो P2 minus P1 into dA, अच्छा हमको यहाँ पे आई थिंक P1 minus P2 दे रखा है, तो पहले बाद में ऐसे कर देंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू DM मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है इसका, वॉल्यूम है देखिए तो इसका वॉल्यूम हो गया कितना, लेंथ इनटू एरिया, लेंथ है अपना d√2 इनटू एरिया कितना हो गया dA इनटू डेंसिटी हो गई √, और A minus G by √2, ये बन जाएगा dA से dA उड़ गया, ठीक है। क्या बन गया देखिए बेटा, ये बन गया P2 minus P1 into D into rho और √2 को अंदर ले आते हैं कितना बनेगा A√2 minus G बन जाएगा बेटा, A√2 minus G। हमको बीटा दे रखा है P1 minus P2 by rho GD, तो एक काम करता हूं मैं इसको P1 minus P2 के टर्म में करता हूं, माइनस से करता हूं पूरे चीज मल्टीप्लाई, क्या बनेगा देखिए P1 minus P2 और G इसे कर रहा हूं डिवाइड बाय rho GD इज इक्वल टू कितना बनेगा G माइनस से क्या पूरे में मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये G minus A√2 बन जाएगा, तो क्या बनेगा 1 minus कितना बनेगा ये A√2 by G नीचे आ जाएगा, ये तो हमारा बीटा है, नहीं है क्या क्या माइनस से मल्टीप्लाई किया पूरी क्वेश्चन में और G यहाँ पे कॉमन लेके बाहर लाके डिवाइड मार दिया, ये हमारा बीटा है, दिस इज आवर बीटा। अब देखो क्या बोल रहा है देखिए, अब मैं कर क्या बोल रहा है, अगर A की वैल्यू कितना है G by √2 हो, A इक्वल टू G by √2 पुट करो यहाँ पर, तो बीटा दिस इज आवर बीटा है ना, दिस इज आवर बीटा। तो बीटा कितना है इस केस में, कौन सा G by √2 है ना, बीटा ऐसे हो इट्स ऑब्वियस, बीटा कितना है यहाँ पर 0 है, ये बीटा। फिर क्या बोला, अगर A की वैल्यू कितनी अपनी G by 2 तो बीटा कितना होगा, तो अगर A इक्वल टू अपना G by 2 आएगा, यहाँ पे G by 2 डाला जाएगा तो कहानी क्या बनेगी देखिए 1 minus A रूट कितना आएगा G by 2 into √2 1 G, ये बीटा है इज इक्वल टू बीटा, इजी हो गया, कितना में बीटा आ गया √2 minus 1 डिवाइड बाय √2। तो अगर A की वैल्यू G by 2 आएगी तो बीटा कितना है √2 minus 1 by √2 आएगा,
तो सी जो ए करेक्ट है एंड सी इज आल्सो करेक्ट, तो ए एंड सी आर द करेक्ट। फिर बोल रहा है ए की वैल्यू g/2 बीटा पॉजिटिव नहीं तो 0 होगा, ए की वैल्यू g/2 बीटा 1/2 ये लेते हैं, तो आंसर क्या बनेगा हमारा ए एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो इसमें देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्या है, आगे आखिरी के जो तीन क्वेश्चन है वो क्या है एक्चुअली दैट आर इंटीजर्स एक्चुअली, और +4 एंड 0 की मार्किंग है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली, ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, an alpha particle the mass is 4 mu and singly charged sulfur ion mass is 32 mu are initially at rest, they are accelerated through the potential V and then allowed to pass in a region of uniform magnetic field B which is normal to the velocity of the particles. Within this region, alpha particle and sulfur ion move in a circular orbit of radius r alpha and rs. The ratio of बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, अल्फा पार्टिकल और सिंगली चार्ज अल्फा जो सल्फर आयन है, इन दोनों को क्या करते हैं, बी पोटेंशियल कराते हैं स्ट्रेट इसका पास कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये मूव करेंगे एक सर्कुलर पाथ पर जिसकी रेडियस होगी r = mv/qb। तो r = कितना है, हम जानते हैं इसमें कितना 2mk, mv का रूट है 2mk, 2mk/q * b बन जाएगा। अब हमने दोनों को क्या किया, यहाँ पर दोनों को क्या किया है एक्चुअली, दोनों को क्या है v पोटेंशियल से कराया स्ट्रेट, तो क्या आएगा, क्या काइनेटिक जाएगा q * v, तो 2m * q * क्या आएगा v पोटेंशियल है इसका, डिवाइड करके कितना हो जाएगा q * v। तो जो रेडियस आ जाएगी भाई रूट के अंदर 2m कितना आ जाएगा देखिए बाय q आ जाएगा इनटू रूट के अंदर v/1/b। तो अगर देखा जाए इस केस में 1/b, तो जो r है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कितना है रूट के अंदर m/q। v and b आर कांस्टेंट इन बोथ द कंडीशन, r इज प्रोपोर्शनल टू रूट के अंदर m/q। हमसे बोल रहा है क्या इस केस में, सल्फर आयन डिवाइड बाय जो अपना अल्फा पार्टिकल, इनका रेशियो कितना आएगा देखिए, इनका रेशियो कितना आएगा, तो आएगा मास ऑफ द सल्फर आयन डिवाइड बाय मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल, डिवीजन आएगा। और नीचे क्या आएगा, चार्ज ऑफ द सल्फर आयन डिवाइड बाय चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो मास कितना है इसका, इसका है 32 amu सल्फर पार्टिकल का, और जो अपना है क्या नाम इसका मॉलिक्यूल अल्फा कितना है 4 amu, amu से mu कैंसिल हो गया रूट के अंदर। अल्फा पार्टिकल की चार्ज कितना है 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इसमें कितना है +e, e से ये उड़ गया, ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया रेडियस ऑफ सल्फर टू रेडियस ऑफ अल्फा, ये आ गया आई थिंक 16। तो आंसर कितना आ गया अपना, आंसर आ गया अपना इस केस में 4। तो 4 इज आवर करेक्ट ऑप्शन। और कैसा आंसर पार्ट था, ऐसे क्वेश्चन हम क्लास में करते हैं जनरली। तो इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। तो इसमें देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट बिलोंग्स टू रोटेशन, और एक्चुअली ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन रेडो में जनरली हमको मिल जाते हैं, ऐसे करने क्लास क्वेश्चन बहुत सारे किए हुए हैं। क्या हो रहा है देखिए, a thin rod of mass m length a is free to rotate in horizontal plane about a fixed vertical axis passing through the point O, ठीक है। a thin circular disc of mass m and radius a/4 is pivotted on this rod at its center at a distance a/4 from the free end, okay fine, so that it can freely rotate about its vertical axis as shown in the figure। हमें डायग्राम में देखा है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये एक रॉड है, इसके जो मास m है और साइड कितनी है, जो लेंथ है a/4 है, और इस एक्सिस ऑर्डिनरी ओमेगा से मूव कर रही है, जो पॉइंट से पास हो जा रही है। और यहाँ पर क्या है, एक ये है एक्चुअली एक डिस्क है, m मास की डिस्क है, इसे डिस्क ऑफ मास m, और इसकी जो रेडियस है a/4 है, और यहाँ पर क्या है, इस रॉड से जुड़ी हुई है और अपने एक्सिस से बॉडी 4 ओमेगा से क्या है, घूम रही है। अच्छी बात है, गिवन द डायग्राम, ओके। Assume that both the rod and the disc have the uniform density and they remain horizontal during the motion। opposite system ओमेगा से घूम रहा है, सॉरी opposite system जो है ओमेगा से घूम रहा है इसके अबाउट। Assume that both the rod and the disc have the uniform density and they remain horizontal during the motion, and outside stationary observer find that the rod rotating with a velocity omega and disc rotating about the vertical axis with a velocity 4 omega। But total angular momentum system about point O is इतना, तो बताना है n की वैल्यू कितनी होगी। देखिए एक बार फिर से समझते हैं, क्वेश्चन कट से आंसर आएगा, आंसर लेने में जाएगा। ये रॉड है जो कि इसके मास m है, साइड a है, और ये रेडियस का मास कितना है, अपना मास m है, और रेडियस कितनी 4 है, और ये पूरे सिस्टम जो है एक्चुअली इस एक्सिस अबाउट क्या है ओमेगा से घूम रहा है, और जो डिस्क है अपने 4 ओमेगा घूम रही है। हमें बताना है कि इस पॉइंट O के अबाउट सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा। अगर हम बात करें पॉइंट O के अबाउट, तो पॉइंट O के अबाउट जो मोमेंटम होगा वही होगा इस एक्सिस के अबाउट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस एक्सिस के अबाउट कितना मोमेंटम आएगा, देखते हैं कितना आएगा।
तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट 2 आएगा क्या, इस डिस्क का अलग और इस रॉड का अलग। तो लिख रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम पूछ रहा है, हाँ सिस्टम। तो पहले बात करता हूं मैं इसकी, क्या नाम है, व्हाट अबाउट दिस थिंग, दिस डिस्क की क्या आएगा, आरसीएम वेक्टर क्रॉस, घूम भी रही है, घूम भी रही है क्योंकि इसके जब ये इससे जुड़ी हुई है, इसके साथ ये अंदर भी जाएगी प्लस अपने इसको घूमेगी। तो आरसीएम क्रॉस एम वीसीएम वेक्टर प्लस आईसीएम वेक्टर क्रॉस आईसीएम वेक्टर साथ, ये तो हो गया इस डिस्क का बॉडी, ट्रांसलेटरी मोशन में भी है, रोटेशन मोशन भी है, प्लस इस क्या नाम इसका वर्टिकल, इस रॉड का कितना है आई ओमेगा, कितना है इसका रॉड का, तो लिखो बाद में, प्लस द मोमेंट ऑफ आई एम ए स्क्वायर बाय 3 इनटू, ये हो गया किसके लिए, फॉर डिस्क, दिस फॉर डिस्क एंड फॉर रॉड। ये है एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट, सॉरी एल, बन जाएगा बस खत्म। आर से तो आर कितना है, आर क्रॉस एम कितना है, देखो 3a/4। चलिए बताओ, इसको x मान लो और y अंदर मान लो, z के ऊपर, ठीक है ना, x क्रॉस y z ऊपर, तो सब में पूरा z आ जाएगा। तो क्या बनेगा, r क्रॉस m भी 3/4 और m into b, b कितना आएगा देखिए r ओमेगा, r कितना है 3/4, तो 3a/4 into ओमेगा कितना, ये वाला ओमेगा, a ओमेगा, ये हो गया r क्रॉस m bcm प्लस आईसीएम ओमेगा वेक्टर। आईसीएम कितना होगा, सेंटर का बॉडी घूम रही है अपनी, तो आई कितना आएगा m r स्क्वायर बाय 2, m into a बाय 4 का स्क्वायर ना, बाय कितना जाएगा अपना 2 into ओमेगा कितना है इसका 4 ओमेगा, तो आई ओमेगा प्लस रॉड को लिखा ही है m स्क्वायर बाय 3 into ओमेगा, बस तीनों को पकड़ कर जोड़ दो, ये अपना क्या मोमेंटम है, कितना आएगा इसके लिखा है 9ma स्क्वायर ओमेगा, 9ma स्क्वायर बाय 16 ओमेगा प्लस कितना है, ये आ गया है अपना कितना आ गया इसमें, ये आ गया अपना ma स्क्वायर बाय, ये आएगा 16, तो कितना हो जाएगा इस केस में ma स्क्वायर बाय 16 और ऊपर आएगा 2ma स्क्वायर बाय 16 इनटू ओमेगा, ठीक है, नीचे आएगा 4, उसी टूट गया, प्लस ma स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, दिस इज मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, कितना हो गया, तो मैं करें तो 11/16 ma स्क्वायर ओमेगा प्लस ma स्क्वायर बाय 3 ओमेगा, और यहाँ पे तीनों को जोड़ा जाएगा, कहानी क्या बन जाएगी देखिए 33 और 16, 33 प्लस 16 डिवाइड बाय 48 ma स्क्वायर ओमेगा, कितना आ गया ये मोमेंटम, ठीक है, उसको कितना लगेगा 49/48 ma स्क्वायर ओमेगा, ठीक है, ये मोमेंटम है, और हमसे बोल रहा है, ये आंसर है, हमसे बोल रहा है ma स्क्वायर ओमेगा बाय 48 into n, तो n की वैल्यू देंगे इसके 49, कुछ नहीं किया अपन ने यहाँ पर, सिंपली भाई ये जो है मतलब इस डिस्क का मोमेंटम लिखा, मोमेंटम और शॉर्ट कर लिखा, दोनों को पकड़ के जोड़ दिया, सिंपली एंड बात खत्म हो, सिंपल क्वेश्चन है। सर बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 19 जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, और दैट बिलोंग्स टू क्या है थर्मल फिजिक्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर का क्या क्वेश्चन है, वो करते हैं। A small object is placed at the center of a large evaporated hollow spherical container, okay, assume that the container is maintained at the 0 Kelvin, at time t is equal to 0, the temperature of the object is कितना है 200 Kelvin, okay, and temperature of it becomes 100 Kelvin at T1 and 50 Kelvin at T2. Assume that the object in the container has two added black body and the heat factor of the object does not depend on the temperature. तो T2 होता है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या है स्पेक्ट्रल बॉडी है, और स्पेक्ट्रल बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या रखा है, स्पेक्ट्रल ये बॉडी है, और इसका जो टेम्परेचर है, उस स्पेक्ट्रल हॉलो बॉडी इसका 0 केल्विन पर मेंटेन है, और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ पर सेंटर पे रखा हुआ है, स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और दोनों को मुझे बोल रहा है इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो कितना है 200 केल्विन है, ठीक है, और एट T1 टेम्परेचर पे टाइम T1 पे इसका जो होता है टेम्परेचर वो होता है 100 केल्विन, और टाइम t इक्वल टू 0 पर, टाइम t इक्वल टू 1 पे कहानी ये है, और टाइम t इक्वल टू T2 पे कहानी क्या होता है, इसका टेम्परेचर होता है कितना 50 केल्विन, ठीक है,
और टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका कितना था टेम्परेचर था 200 केल्विन था। हमसे पूछ रहा है बताओ भाई T2/T1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक ना। आसान क्वेश्चन करते हैं। और एंड हीट कैपेसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। देखिए विद थोड़ा टेम्परेचर, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या ये इनिशियल कंडीशन थी, तो एट जनरल टाइम t पर, लेट्स कॉल एट टाइम t पे बात करते हैं, इसका हीट t था, ठीक है। और कॉमन से बात है ये 0 केल्विन मेंटेन है, व्हाट इज गिवन इन द सिचुएशन, ये हीट करेगा रेडिएट, जब हीट रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटने लगेगा। एट t टाइम पर इसका जो है, एट t टाइम पर इस टेम्परेचर इज t एंड एट टाइम t से लेकर t प्लस dt के बीच में इसका टेम्परेचर घट के t से t माइनस dt होता है। तो जो हीट रिलीज करेगी ड्यू टू रेडिएशन वही क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटाएगी। तो द रेट विथ व्हिच इट विल रिलीज द हीट कितना आएगा, मान लेते हैं इसका एरिया a है, तो dq/dt इक्वल टू कितना बनेगा, E a सिग्मा t की पावर 4। E1 होगा क्योंकि ये ब्लैक बॉडी है, और ये बॉडी कोई कॉमन से बात है, कोई रेडी करेगी नहीं क्योंकि 0 केल्विन पर है। a सिग्मा t की पावर 4 इस रेट से हीट करेगी रिलीज। तो dt टाइम में कितनी हीट रिलीज कर देगी, dq इक्वल टू कितना आएगा, a सिग्मा t की पावर 4 dt। तो छोटे से dt टाइम इंटरवल में इसने जो हीट रिलीज की इतनी, इसकी वजह से जो m मास की बॉडी मान लेते हैं, इसका मास m है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी मान लेते हैं, क्या है s है। तो इसका जो टेंपरेचर क्या है, dt से घट गया। तो अगर लिखें यहाँ पर, तो दैट शुड बी दिस dq शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए यहाँ पर, ms dt विद द माइनस साइन, बिकॉज़ यहाँ पे इसका टेंपरेचर घट गया है, माइनस हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू माइनस dt, दोनों कर देते हैं बराबर, देखते हैं। तो यहाँ कितना मैंने देखिए कितना आएगा, dt इक्वल टू हो जाएगा ms अपॉन a सिग्मा और dt अपॉन क्या बनेगा, t की पावर 4, t की पावर 4 विद द माइनस साइन, और कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। हाँ भाई, टाइम t इक्वल टू 0 पर बात करें तो कितना टेम्परेचर था, 200 केल्विन, 200 था। और डिनर टाइम t पर कहानी क्या होती है, जो हो जाता है टेम्परेचर कितना होता है, वो t होता है, ठीक है। तो सॉल्व करें तो कहानी क्या बन जाएगी, देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा t इक्वल टू हो जाएगा ms अपॉन a सिग्मा, तो कांस्टेंट है भैया बाहर रखो, ये कितना आएगा देखिए, ये आएगा t की पावर -4 ऊपर जाएगा तो आएगा -3/t3, तो आएगा -3/t3, और यहाँ पे आरडी लगा है पहले से माइनस प्लस आएगा, तो आएगा 3/t3 आ जाएगा, 3/t3 लिमिट लगा देंगे, क्या बनेगा 200 से t। तो t कितना आ गया अपने आप से, ms अपॉन a इंटू सिग्मा, 3 बाहर निकाल लो, 3ms अपॉन a सिग्मा, और t क्यूब माइनस 200 का क्यूब, ये बन जाएगा सिंपल सी वैल्यू। बस जब t इक्वल टू 550 होगा तब t2 होगा, यहाँ पे 100 होगा तो t1 होगा। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पर t2 पुट करोगे तो यहाँ 50 पुट कर दोगे, 3ms अपॉन a सिग्मा 1 बाई कितना है 50 का क्यूब माइनस 1/200 का क्यूब आ गया, ठीक है ना। अगर मैं इस पूरे को कॉमन निकालूं, इसको यहाँ से कॉमन निकालूं, t2 कितना आ गया, मैथ में सिंपल 3ms अपॉन a इंटू सिग्मा, और 200 का मैं क्यूब बाहर निकाल लेता हूँ, अगर बाहर तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ आएगा 4, और 4 का क्यूब आ जाएगा, 4 का क्यूब आ जाएगा 64, और -1 बन जाएगा ना, -1। और t1 की अगर बात करूँ मैं, तो t1 में यहाँ पर कितना आएगा, t1 में ये एक बनेगी क्वेश्चन नंबर 1, और t1 के लिए कहानी क्या बन जाएगी भाई, सेम 3ms अपॉन a सिग्मा, यहाँ आएगा 1/100 का क्यूब माइनस 1/200 का क्यूब। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं कॉमन, कितना बनेगा 3ms अपॉन a सिग्मा इंटू 200 का क्यूब, तो कहानी क्या बन जाएगी, ऊपर आएगा यहाँ दूसरा क्यूब आएगा 8 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 2 डिवाइड मारे तो ये कोड आएगा, ये आएगा 63, ये बनेगा कितना 7, तो 63 अपॉन t2 अपॉन t1 कितना आ गया, 63 अपॉन 7 कितना होता है अपना, आई थिंक 9, तो t2 अपॉन t1 कितना आएगा, इस केस में आ जाएगा 9। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो ये था एक्चुअली हमारा बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया अपन ने यहाँ पर रियल टाइम की जाके क्या किया, कैपिटल टी माना, और t से नेगेटिव टी में घट जाता है, जितनी भी रिलीज करेगा वो क्या है, इसकी वजह से घट रहा है,
तो अपने यहाँ से निकालिए टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टी, वैल्यू पुट कर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, तो इसलिए हमारा जेई एडवांस का पेपर 1 था, और एक्चुअली जो पूरा पेपर था वो एक्चुअली इजी टू मॉडरेट टाइप था, और ज़्यादातर क्वेश्चन अगर बात बोले जाएँ तो हमारे जो क्लास में जो नोट्स कराते हैं उसमें पर बेस थे। इसके बाद हम लोग इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद बात करेंगे अपने नेक्स्ट पेपर 2 के बारे में, जो कि इसका वीडियो क्या है बहुत जल्द अभी रिलीज होएगा। इसके बाद बच्चों में मिलते हैं अपने पेपर 2 के वीडियो में।